हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने 2 लेक्चर कवर कर लिया है। पहला लेक्चर था हमारा नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के बारे में, और दूसरा लेक्चर जो था वो साउथ अमेरिकन कंटिनेंट के बारे में था। तो हम लोग इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में कर क्या रहे हैं कि जितने भी टोटल 7 कंटिनेंट हैं, ठीक है, उन सबको एक एक लेक्चर में कंप्लीट करते जा रहे हैं, जितने भी उससे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स बनते हैं। फिर और इस सीरीज का स्पेशलिटी ये है कि हम लोग सब कुछ मैप के थ्रू कवर कर रहे हैं। मतलब कि जैसे पहले हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं और फिर उसको जाकर मैप पर लोकेट करते हैं, तो इस तरह से हो रहा है, हम लोगों को फायदा ये हो रहा है कि कुछ भी रटना नहीं पड़ रहा है, और जो भी पढ़ रहे हैं वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, ये तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का, और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं अफ्रीकन कंटिनेंट को, जो कि तीसरा लेक्चर है अफ्रीकन कंटिनेंट के बारे में। तो पूरा एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे अफ्रीका कंटिनेंट को। तो आइए अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। कंटिनेंट नॉर्थ अफ्रीका। तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी 2 वीडियो में जो जो आप लोग देखे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि पहले हम लोग फिजिकल जो ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, कि जो भी कंटिनेंट पढ़ते हैं उसका पहले फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं, जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम लोग उस कंटिनेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट देश हैं, कंट्रीज हैं, उसके बारे में जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग उसके बाद कवर करते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट। तो ये रहा मैप, मैंने लगा दिया है, और इसके आगे मैंने इससे जो रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं फिजिकल ज्योग्राफी का, वो सारा कंपाइल कर कर वो बनाया है इस पीपीटी को। तो पहले हम लोग यहाँ पर इसको कवर करेंगे, जितने भी फैक्ट हैं, उसके बाद हर एक को आकर मैप पर लोकेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग लोकेशन देखते हैं। तो जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, उसका लोकेशन अच्छे से समझ लेते हैं कि कहाँ है, क्या है, कैसे है। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कंटिनेंट अगर देखें, तो 7 कंटिनेंट में सबसे बड़ा कंटिनेंट होता है एशिया। और अगर दूसरे नंबर का बात करें कि सेकंड नंबर पर कौन आता है लार्जेस्ट कंटिनेंट के मामले में, तो वो यही अफ्रीका कंटिनेंट सेकंड नंबर पर आता है। क्रॉस्ड बाय, देखिए ये जो कंटिनेंट है अफ्रीकन कंटिनेंट, इसको क्रॉस कौन कौन करता है? तो पहले तो इक्वेटर करता है क्रॉस, फिर टॉपिक ऑफ कैंसर भी क्रॉस करता है, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी क्रॉस करता है। तो इसका मतलब कि ये जो कंटिनेंट है अफ्रीका कंटिनेंट, ये 7 कंटिनेंट में एकमात्र ऐसा कंटिनेंट है जिससे तीनों जो रेखा है, क्या बोलते हैं इसको, विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, तीनों इससे पार करती है। ठीक, तो वही यहाँ पर लिखा है कौन कौन पार करता है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और चौथा एक चीज और याद रखिएगा कि जो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री, जो 0 डिग्री होता है, ये लॉन्गिट्यूड जो होता है 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, वो भी इससे क्रॉस करता है। तो अब ये लाइज इन ऑल 4 हेमिस्फेयर, मतलब कि जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, इसको 4 हेमिस्फेयर में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे अगर बीचों बीच लाइन इसका खींचते हैं, तो ये 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर, एक साउथ हेमिस्फेयर। ठीक। और वही अगर जब हम इस ऐसे लाइन बीचों बीच करते हैं, तो ये अब ये 2 हेमिस्फेयर में फिर से डिवाइड हुआ, एक ईस्ट हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, एक वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। तो यहाँ पर इसका मतलब है लाइज इन ऑल 4 हेमिस्फेयर, मतलब कि ये जो अफ्रीकन कंटिनेंट है, ये चारों हेमिस्फेयर में पाया जाता है। ठीक। बाउंड्रीज देख लेते हैं कि अफ्रीका कंटिनेंट का बाउंड्री क्या है, किससे किससे लगता है। तो नॉर्थ में अफ्रीकन कंटिनेंट का जो बाउंड्री है नॉर्थ में, भूमध्य सागर से, मतलब मेडिटेरेनियन सी से टच करती है। ठीक। फिर नॉर्थ ईस्ट का बात करें, नॉर्थ ईस्ट मतलब जैसे ये वाला पार्ट जो है, वो रेड सी एंड स्वेज कनाल, मतलब जो लाल सागर और स्वेज नहर है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक। ईस्ट में अगर बात करें, मतलब ईस्ट में अगर बात करें, तो यहाँ पर क्या है, इंडियन ओशियन से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक। फिर वेस्ट का बात करें, तो वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन। ठीक। वेस्ट में अटलांटिक ओशियन। ठीक है। और अगर फिर हम इसके साउथ का बात करें, तो साउथ में यहाँ पर तो नहीं लिखा है, लेकिन साउथ में इसका बाउंड्री किससे टच कर रहा है?
तो साउथ में कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये जैसे मान लीजिए कि ये अफ्रीकन कंटिनेंट है, ठीक है, अफ्रीकन कंटिनेंट है। इधर अभी हम लोग पढ़े कि क्या है, अटलांटिक सी है। इधर इंडियन ओशियन है, ठीक। यहाँ पर भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी है। और यहाँ पर क्या है, रेड सी है। और यहाँ पर क्या है, स्वेज कनाल है, ठीक। तो यहाँ पर है क्या कि यही जो अटलांटिक सी है और इंडियन सी, ये दोनों यहाँ पर आकर मीट करता है, एक दूसरे से मिल जाता है। तो बाउंड्री इसका इसी को बोलेंगे साउथ बाउंड्री। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर से इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड चैनल्स, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने अच्छे से समझाया था डिफरेंस बिटवीन स्टेट्स और चैनल, ठीक है, जल संधि और जो चैनल होता है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने पिछले क्लास में समझाया था अच्छे से। तो अब आपको जहाँ भी आप पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझा ही देते हैं जल्दी में कि स्टेट क्या होता है कि स्टेट एक पतला स्ट्रिप होता है जहाँ पर दो वाटर बॉडीज मीट करता है आकर, ठीक। और चैनल इसी का एक्सटेंडेड पार्ट हो गया, मतलब इसका जो डिफरेंस होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये नैरो होता है, यही अंतर है दोनों में। तो पढ़ते हैं, देखिए। पहला है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक। अच्छा, इसको कवर करने से पहले हम लोग, अच्छा इसको कर ही लेते हैं, उसके बाद ही पूरे स्लाइड में जो भी हम लोगों ने पढ़ा सबको मैप पर देख लेंगे। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि क्या करता है, किसको अलग करता है, तो सेपरेट्स अफ्रीका एंड यूरोप। देखिए जल संधि क्या होता है कि वो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, लेकिन अलग किसको करता है, तो दो लैंड मास को अलग कर देता है। तो यहीं पर क्या कर रहा है कि ये जो जिब्राल्टर स्टेट है वो सेपरेट करता है अफ्रीका को यूरोप से, ठीक है। अफ्रीका कंटिनेंट है यहाँ पे, जैसे कि अफ्रीका है और यहाँ पे यूरोप है। तो यहीं पे जिब्राल्टर जल संधि है जो कि अफ्रीका और यूरोप को अलग कर रहा है, ठीक। अब अगर बात करें ये जोड़ता किसको है, तो देखिए यहाँ पर है भूमध्य सागर, इधर पे अटलांटिक महासागर। तो इस दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए तो जल संधि नाम है। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को। और अलग किसको कर रहा है, तो यूरोप और अफ्रीका को। दूसरा है बाब अलमंडब स्टेट, ये किसको कनेक्ट करता है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। ये सब जो स्टेट है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा भी जाता है, फ्रिक्वेंटली सब एग्जाम में आता है। तो इन सबको ऐसे आप लोग रट लीजिएगा तो कुछ दिन याद रहेगा, लेकिन फिर आप कंफ्यूज करने लगे आगे चल के। लेकिन अगर मैप में अच्छे से हम लोकेट करके पढ़ते हैं ना, तो फिर कभी कंफ्यूजन में गलती आप नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो बाब अल मंडब स्टेट किसको कनेक्ट कर रहा है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को। फिर तीसरा आता है एक मोजाम्बिक चैनल। अब देखिए ये दोनों हम लोगों ने स्टेट के बारे में पढ़ा, अब तीसरा चैनल है मोजाम्बिक चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। आजकल इस रीजन से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। तो मोजाम्बिक चैनल जो है कहाँ है, बिटवीन मेडागास्कर एंड द मेन लैंड ऑफ अफ्रीका। जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है और यहाँ पर है मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर है। तो यहीं पे ये जो चैनल बीच में बना, ये क्या है, मोजाम्बिक चैनल है, जो कि किसको अलग कर रहा है, ये जो अफ्रीकन मेन लैंड है इसको किससे अलग कर रहा है, तो ये मेडागास्कर आइलैंड से अलग कर रहा है। तो मोजाम्बिक चैनल सेपरेट्स मेडागास्कर एंड मेन लैंड ऑफ अफ्रीका, ठीक। अब चौथा क्या है, स्वेज करार, स्वेज नहर। बहुत आप लोगों को पता ही होगा, बहुत बार सुने होंगे स्वेज का नहर क्या है कैसे है। आप लोग ने लगभग 90% स्टूडेंट तो जानते होंगे स्वेज नहर के बारे में हर कुछ, हर एक चीज। फिर भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे स्वेज स्वेज कैनाल, स्वेज नहर जो है कनेक्ट किसको करता है, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से, ठीक, रेड सी से अलग करता है। तो आइए अब सबको हम लोग मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाउंड्री पढ़ा था, जो अफ्रीका कंटिनेंट इसका बाउंड्री क्या है। तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो नॉर्थ में देखे थे क्या था, भूमध्य सागर। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये भूमध्य सागर नॉर्थ डायरेक्शन में है, इसका बाउंड्री बना रहा है नॉर्थ से। फिर नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, स- ये पढ़े थे लाल सागर और स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज कनाल, लाल सागर, ठीक। और यहाँ पर देखिए अदन की खाड़ी, मतलब ये तीनों इसका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। फिर ईस्ट में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। उसके बाद वेस्ट में देखे थे कि अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक में महासागर में भी कौन सा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक। उसके बाद साउथ में तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है इसका, बस यही जो
दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, ये आकर हिंद महासागर में यहाँ पर मीट करती है। ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट स्टेट्स एंड चैनल्स के बारे में। स्टेट और चैनल देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, जिब्राल्टर देखे थे। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि या जिब्राल्टर स्टेट। देखिए यहाँ पर इस जगह पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक, नैरो स्ट्रिप है बहुत। ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, किस वाटर बॉडी को, तो भूमध्य सागर को, ठीक, मेडिटेरियनियन सी को किससे मतलब जोड़ रहा है, तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। ठीक, और अलग किसको कर रहा है, तो ये रहा यूरोप आपका, ये यूरोप का मेनलैंड का पार्ट है, और ये कौन सा है, अफ्रीका। तो इन दोनों को अलग कर रहा है। ठीक, मैंने पहले ही बताया कि स्टेट जो होता है दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है और दो लैंड मास को अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक, तो जिब्राल्टर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद क्या देखना था हम लोग को, जिब्राल्टर देख लिए। उसके बाद क्या देखे थे, बाब अलमंडब की जल संधि। ठीक, स्टेट ऑफ बाब अलमंडब। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बाब अलमंडब जल संधि है। अब ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तो अदन की खाड़ी। ठीक, अदन की खाड़ी को किससे अलग कर रहा है, लाल सागर, ये रहा आपका लाल सागर। ठीक है, और ये यहाँ पर रहा अदन की खाड़ी। इस दोनों को अलग कर रहा है कौन, बाब अलमंडब जल संधि। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसी के लाल सागर यहाँ रहा, इसी के आगे में यहाँ पर है स्वेज नहर। ठीक है, यहाँ पर स्वेज नहर बनाया गया है। तो स्वेज नहर जो है ये किसको कनेक्ट करता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो स्वेज नहर है ये नेचुरल कनाल नहीं है, ये मैन मेड कनाल, इसको बनाया गया था। है, आर्टिफिशियल कनाल बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब अब आगे देखते हैं फैक्ट में क्या है। स्वेज कनाल भी देख लिए। मोजाम्बिक चैनल देखना था। देखिए मोजाम्बिक चैनल दिखा देते हैं। यहाँ पर रहा देखिए, ये रहा अफ्रीका का मेनलैंड, मुख्य भूमि, और यहाँ पर रहा मेडागास्कर। ठीक, मेडागास्कर, इन दोनों को जो अलग कर रहा है, कौन अलग कर रहा है, यही मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, मोजाम्बिक चैनल इन दोनों को अलग कर रहा है। ये रहा मेडागास्कर आइलैंड, जो कि इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड है, मेडागास्कर। और भी इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक, और ये मोजाम्बिक चैनल अगर देखिए किसके नाम पर पड़ा है, तो यहाँ पर मोजाम्बिक देश है। ठीक है, मोजाम्बिक देश, इसी के नाम पर इसका नाम मोजाम्बिक चैनल पड़ा है। तो और भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से आगे। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे फिर देखते हैं जल्दी से क्या है। अब इम्पोर्टेंट गल्फ एंड बेज। ठीक, अब इसके बारे में भी मैंने बताया था पिछले क्लास में कि गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है, तो आप लोग समझते होंगे अच्छे से। तो अब देखिए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट गल्फ एंड बेज के बारे में। कहाँ का, तो अफ्रीका कंटिनेंट का। तो गल्फ ऑफ गुइनिया, गल्फ ऑफ गुइनिया पहला हो गया, दूसरा गल्फ ऑफ सिद्रा, तीसरा गल्फ ऑफ गैबिस, और चौथा अल्गोआ बे। ठीक, ये चार इंपॉर्टेंट गल्फ और बे आपको अफ्रीका कंटिनेंट में देखने को मिलेंगे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या क्या नाम है, गल्फ ऑफ गुइनिया, गल्फ ऑफ सिद्रा, गल्फ ऑफ गैबिस और चौथा अल्गोआ बे। ठीक, इसमें भी अगर देखें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दो दो जो है, एक है गल्फ ऑफ गुइनिया, दूसरा है गल्फ ऑफ सिद्रा। ठीक है, तो बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट केप्स के बारे में। फिर से हम लोग वही करेंगे कि एक बार सबको पढ़ लेंगे। अच्छा, एक बार इसको गल्फ को देख ही लेते हैं हम लोग। देखिए एक चीज आप लोगों को बताना जरूरी है इस जगह पे, कि गल्फ और बे जो है ना, आप देखिएगा कि जो अफ्रीका कंटिनेंट में आपको कम देखने को मिलेंगे। कम क्यों देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसका जो कोस्ट लाइन है, अफ्रीका का जो कोस्ट लाइन है, वो मोस्टली क्या है, स्ट्रेट है। मतलब कि कटा छिटा, कटा टूटा नहीं है। ठीक है, पूरा स्ट्रेट है। इसलिए यहाँ पर आपको जो ये गल्फ है, बे है, खाड़ी या बे, ये सब आपको क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो पोर्ट होते हैं, ठीक है, बंदरगाह, वो आपको नेचुरल बंदरगाह बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये भी कि यहाँ का जो बंदरगाह आपको दिखेगा ज्यादातर मैनमेड होता है। ठीक है, और उसका जो डेप्थ होता है वो ज्यादा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वो नेचुरल नेचुरल पोर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेचुरल बंदरगाह नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसलिए यहाँ का पोर्ट भी जो होता है ज्यादा डेप्थ, मतलब का कोस्ट नहीं देखने को मिलेगा पोर्ट का। जिसके कारण क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा शिप कंटेनर होता है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक,
और वही हम लोग अगर बात करें यूरोपियन कंट्रीज का या यूरोप कंटिनेंट में, तो इसका जो कोस्ट लाइन है वो बहुत ज़्यादा कटा छिटा है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरल पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये पोर्ट्स का जो डेप्थ होता है वो गहरा होता है, जिसके कारण बड़े बड़े जो शिप होते हैं, शिप, अब देखिए शिप बड़ा बड़ा क्यों नहीं आ सकता है अफ्रीका में, और यहाँ पर क्यों आता है कि जो प्राकृतिक बंदरगाह होता है ना, जैसे मान लीजिए कटा फटा हुआ इसका जो कोस्ट है, तो यहाँ पर जो डेप्थ रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण ऐसे जो मान लीजिए कोई शिप है, ठीक, शिप है, तो आप लोगों को पता है कि शिप का जितना भाग ऊपर दिखाई देता है उसका 1.5 गुना भाग नीचे रहता है। ठीक है। तो अगर ज़्यादा डेप्थ नहीं रहेगा इसके पोर्ट्स का, तो यहाँ पर ये आकर नहीं आकर इसको लगाया जा सकता है। ठीक है। इसी कारण से जो अफ्रीका कंटिनेंट है, यहाँ का कोस्ट लाइन स्ट्रेट होने के कारण यहाँ पर जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं उसकी बहुत कमी है। ठीक है। और यहाँ पर गल्फ हो गया, फिर बे हो गया, इसकी भी संख्या और कंटिनेंट के मुकाबले कम देखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट केप्स के बारे में। इंपॉर्टेंट केप कौन कौन सा है? पहला केप ऑफ गुड होप, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर है? तो साउथ अफ्रीका में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि ये चारों गल्फ के बारे में देख लेते हैं मैप पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गल्फ ऑफ गुइनिया के बारे में। तो देखिए यहाँ पर रहा आपका, यहाँ पर देखिए यहाँ पर रहा, अच्छा, गिनी की खाड़ी। उधर हम लोगों ने गुइनिया पढ़ा, लेकिन इसको इसका जो प्रोनाउंसिएशन, सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो गिनी होता है। ठीक है। गिनी, GUINEA जो होता है इसको गिनी पढ़ते हैं। तो गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पर रहा, गिनी की खाड़ी। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो गल्फ ऑफ गेविस पढ़े थे, तो यहाँ पर देखिए गिब्स की खाड़ी। ठीक है। गिब्स की खाड़ी यहाँ पर रहा। फिर सिद्रा की खाड़ी यहाँ पर पढ़े थे, सिद्रा, गल्फ ऑफ सिद्रा। ठीक। 3 गल्फ हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सा। देखिए गल्फ यहाँ पर एक हो गया गिब्स की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ गिब्स। यहाँ पर सिद्रा की खाड़ी, गल्फ ऑफ सिद्रा। और तीसरा गिनी की खाड़ी, जो कि एक बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा खाड़ी है अफ्रीका का, गिनी की खाड़ी यहाँ पर रहा। और यहाँ पर जो देखिए गिनी की खाड़ी नाम क्यों पड़ा, कि ये जो देश है यहाँ पर, ये इसका नाम क्या है? गिनी देश। ठीक है। गिनी तट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो यहीं पर ये जो गिनी देश है, यही जब जो ओशियन से लगा हुआ है कोस्ट इसका, इसी को बोलते हैं गिनी कोस्ट, गिनी कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक। कोकोआ प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है यहाँ पर। ठीक। तो ये भी देख लिए, 3 गल्फ देख लिए, और चौथा पढ़ते अल्गोआ गल्फ। देखिए अल्गोआ गल्फ यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए डेला गोवा लिखा हुआ है, डेला गोवा या अल्गोआ सेम है। यही हो गया आपका अल्गोआ की खाड़ी, अल्गोआ बे। ठीक। इसको क्या कहते हैं और नाम? डेला गोवा की खाड़ी भी बोल सकते हैं, डेला गोवा बे। ठीक। अब यहाँ देख लिए, अब हम लोग आगे क्या पढ़ रहे थे देखते हैं। तो फिर क्या देखे थे हम लोग? केप ऑफ गुड होप, जो कि मोस्ट पॉपुलर है साउथ अफ्रीका में। और क्यों पॉपुलर है? क्योंकि जब जो पुर्तगाली, जो पोर्टुगीज था ट्रेवलर, क्या नाम था उसका? बार्थोलोम्यू दायस। ठीक है। वो 1488 में जब वो सी रूट का मतलब खोज कर रहा था इंडिया के लिए, सी रूट का, तो वो कहाँ पर, यहीं पर आकर, यहाँ पर आया था। ठीक है। तो जो केप ऑफ गुड होप है, ये साउथ अफ्रीका देश में पड़ता है। ठीक है। और मोस्ट एग्जैक्टली बोल सकते हैं तो जो इसका लोकेशन है वो क्या है? साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका में इसका लोकेशन है, केप ऑफ गुड होप। तो इसका ओरिजिनल नाम क्या था? केप ऑफ स्टॉर्म। लेकिन जब यहाँ तक पहुंचा पोर्तुगीज बार्थोलोम्यू डायस, जो पोर्तुगीज नेविगेटर था, यहाँ तक पहुंचा, तो वहाँ का जो पुर्तगाली राजा था, उसने खुशी से, ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया? केप ऑफ गुड होप। गुड होप ही क्यों रखा? क्योंकि उसका मतलब वो खुश था कि यहाँ से उसको ऐसा होप मिल गया था कि इंडिया का रूट अब मिल जाएगा। ठीक है। सी रूट जो है मिल जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? केप ऑफ गुड होप। तो इसका पहले नाम क्या था? केप ऑफ स्टॉर्म्स। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में है। लोकेशन पूछेंगे तो कंटिनेंट के, तो कहाँ पर है? तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट में केप ऑफ गुड होप है। तो और भी देख लेते हैं क्या क्या नाम है। केप अगुलास। ठीक, केप अगुलास कहाँ पर है? सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका। याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा एग्जाम में कि सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट,
में कौन सा अंतरीप है? केप को अंतरीप भी बोलते हैं हिंदी में। तो वो कहाँ पर है? केप अगुलास, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका कंटिनेंट का। फिर है केप वर्दे और केप गारदाफुई। ठीक है, जो आप लोगों को याद रखना, बस ये दोनों याद रखना, केप ऑफ गुड होप और केप अगुलास। ठीक, और बस ये पढ़ लीजिए, नाम क्या है? केप वर्दे और केप गारदाफुई। केप गारदाफुई कहाँ है? सोमालिया में। तो आइए अब एक एक करके इन चारों केप को देख लेते हैं मैप पर। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा? साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है क्या? साउथ अफ्रीका देश में केप ऑफ गुड होप। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है केप ऑफ गुड होप। तो ये रहा आपका केप ऑफ गुड होप। तो जब बार्थोलोम्यू डायस यहाँ से चला था, यहाँ से नाव लेकर, देखिए यहीं पर है पुर्तगाल, ठीक है, यहीं पर है पुर्तगाल, फिर यहाँ पर स्पेन। तो यहाँ से जब ये चला ऐसे नाव लेके, काहे चला इधर से? कहे कि यहाँ पर जो था ना, ये सब रूट, यहाँ एक रूट है और एक यहाँ पर रूट है, ये दोनों बंद कर दिया था। ठीक है, ऑटोमन अम्पायर वालों ने। और यहाँ पर बहुत धांधली, मतलब लोग लूट पाट करता था। तो इसलिए जो यूरोप से जो ट्रेड था एशिया का, वो डिस्टर्ब हो गया था, जिसके कारण इन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे? सी रूट का खोज करेंगे। तो उसी में यहाँ से पुर्तगाल से स्टार्ट किया। जो बार्थोलोम्यू डायस था वो ऐसे आया आया यहाँ पर आया, और ऐसे नौ से आया और यहाँ तक पहुँचा, और यहीं पर से ये वापस लौट गया। तो इसी से पता चला कि ये जो यहाँ से है, अब यहाँ से इंडिया नज़दीक है। तो इसका नाम क्या था पहले? केप ऑफ स्टॉर्म। तो यहाँ का राजा बहुत खुश हुआ कि अब इंडिया का जो सी रूट है वो हम लोगों को मिल जाएगा, इसीलिए इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? केप ऑफ गुड होप। चलो यहाँ पहुंचकर ऐसा उम्मीद उन लोगों को हो गया कि अब इंडिया का जो सी रूट है वो हम लोग खोज लेंगे जल्दी ही। ठीक, तो केप ऑफ गुड होप देख लिए हम लोग। अगला कौन सा था? केप ऑफ अगुलास पढ़े थे। ठीक है, आइए मैप में देखते हैं। यहाँ पर देखिए केप ऑफ अगुलास, अगुलास अंतरीप। यही जो देखिए, जो केप है या अंतरीप है, वो होता क्या है? तो कुछ नहीं, जो लैंड है ना, उसका एक नोक निकला हुआ जो होता है, उसी को नोक जैसा, मतलब एक साप एक्सटेंशन होता है, उसी को बोलते हैं केप। ठीक है, या अंतरीप। तो यहाँ पर देखिए नोक से निकला हुआ है, इसी का नाम क्या है? अगुलास अंतरीप। ठीक, फिर देखिए एक और अंतरीप है यहाँ पर, सेंट फ्रांसिस अंतरीप। तो बस आप लोगों को जो है तो ही याद रखना है केप ऑफ गुड होप। ठीक, कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका कंट्री में। और इसी के बगल में है अगुलास अंतरीप, केप ऑफ अगुलास। ठीक, और एक क्या पढ़े थे हम लोग जो सोमालिया में था, बस वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था केप वर्दे और केप गारदाफुई। ठीक, केप वर्दे और केप गारदाफुई। तो देखिए इस जगह पर, ये जो आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका देख रहे हैं, एकदम ये पॉइंट जो है, यहीं पर देखिए लिखा है गारदाफुई अंतरिप। ठीक, ये जो नो की एकदम कोना निकला हुआ है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? गारदाफुई अंतरिप या केप ऑफ गारदाफुई। और बात करें केप वर्दे का, तो केप वर्दे जो है, तो इस मैप में नहीं खड़ा है, लेकिन केप वर्दे जो है वो, मतलब इसके जस्ट बगल में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, वहीं पर केप वर्दे लोकेटेड है। ठीक, तो वो उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको बस यही दोनों याद रखना है। कौन कौन सा? या तीनों याद रखना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसका जो मतलब हॉर्न का एकदम सबसे लास्ट जो नोक निकला है, वही है केप गारदेफुई। तो ये भी आपको याद रखना है, तीन चीज। केप ऑफ गुड होप, ठीक, यहाँ पर है केप ऑफ गुड होप। इसी के जस्ट बगल में केप अगुलास, जो कि सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका कंटिनेंट का। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का, ये एकदम हॉर्न पे जो ये नोक निकला है, यहाँ पर क्या है? केप गारदाफुई। ठीक, और यही देश यहाँ पर क्या है? सोमालिया में ये पड़ता है। अब आप बात बोल सकते हैं कि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सिंग जैसा निकला है, ठीक, हॉर्न जैसा निकला है। और किसका हॉर्न लगता है? तो ये राइनोसोरस, ठीक है, जो गेंडा होता है उसका सिंग जैसा ये निकला हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इस पोर्शन को? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक, और भी इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, केप सारा देख लिए। अब आगे देखते हैं पेनिनसुला। ये चारों केप हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो जो पेनिनसुला है यहाँ पर, उसके बारे में। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो पेनिनसुला है यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुला, इसी के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। जस्ट ये पॉइंट पढ़ाने से पहले, इसके जस्ट पहले हम लोग इसी के बारे में डिस्कस किए कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये क्या है? अफ्रीका में एक पेनिनसुला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुला है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? सोमालिया पेनिनसुला। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है
कि सोमालिया पेनिनसुला को और अदर किस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका या हॉर्न ऑफ अफ्रीका को का अदर नाम क्या है, तो सोमालिया पेनिनसुला। सोमालिया क्यों, क्योंकि उस रीजन में जो है सोमालिया देश पड़ता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाता है कि कौन कौन सा देश आता है। तो सोमालिया तो आप लोगों को पता है, पहला सोमालिया, दूसरा इथियोपिया है, फिर तीसरा इरिट्रिया है और चौथा जिबूती है। ठीक, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें 4 देश आते हैं अफ्रीका कंटिनेंट के। क्या क्या नाम है, तो रिपीट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला है सोमालिया, जिसी के नाम पर इसको सोमालिया पेनिनसुला भी कहा जाता है। दूसरा इथियोपिया, फिर तीसरा क्या है, इरिट्रिया, और चौथा जिबूती। अगर यहाँ पर हम ट्रिक का बात करें तो ट्रिक देखिए यहीं पे बन रहा है सीड, SEED, सीड। ठीक, सीड से आप याद रख सकते हैं, S से सोमालिया, E से इथियोपिया, E से इरिट्रिया और D से जिबूती। ठीक, तो याद रखिएगा। अब इम्पोर्टेंट आइलैंड्स के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं इनके बारे में। ठीक, तो मेडागास्कर, देखिए मेडागास्कर के बारे में हम लोगों ने मैप पर भी देखा है, और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने गेन किया है। तो और भी देख लेते हैं, ये क्या है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ अफ्रीका है। अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर। ठीक, सेपरेटेड बाय मोजाम्बिक चैनल, ये भी हम लोग देखे थे, मोजाम्बिक चैनल जो है वो सेपरेट कर रहा था इसको अफ्रीका के मेनलैंड से। ठीक, फिर कौन कौन सा आइलैंड है, सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड तो मेडागास्कर है, ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है। दूसरा है सेचेलिस, ठीक है, सेचेलिस, ये भी पॉपुलर है। फिर है मॉरिशस, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, प्रीवियस ईयर आप लोग लगाकर देखिएगा, उसमें आपको अफ्रीका कंटिनेंट से पूछेगा, तो मॉरिशस से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो सेचेलिस हो गया दूसरा, तीसरा मॉरिशस हो गया, फिर कोमोरोस हो गया, केप वर्दे आइलैंड। ठीक, केप वर्दे आइलैंड, यहाँ पर ये भी आइलैंड है वहीं जहाँ पर केप वर्दे हम लोगों मैंने अभी बताया था कि मैप पर नहीं दिख रहा है, तो वही जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको क्या कहते हैं, केप वर्दे। ठीक है, इसी के नाम पर पड़ा है केप वर्दे आइलैंड्स। ठीक, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट में है। अब देखिए तीसरा है कैनरी आइलैंड्स, मतलब तीसरा नहीं बोल सकते, ये एक और आइलैंड है जिसका नाम है कैनरी आइलैंड। इसी के पास में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैनरी एक करंट है, वो इसी के पास में पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कैनरी आइलैंड। ठीक, मतलब इसी आइलैंड के नाम पर उसका नाम पड़ा होगा, कैनरी करंट। ठीक, अब देखिए ये क्या है, स्पेनिश टेरिटोरी, ये जो कैनरी आइलैंड है ये है तो अफ्रीकन कंटिनेंट के पास में, लेकिन ये जो इस पर अधिकार है वो किसका है, स्पेन जो देश है उसी का इस पर अधिकार है। ठीक, स्पेनिश टेरिटरी ये है। फिर जिंजीबार, ये तो बहुत पॉपुलर है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा जिंजीबार। तो जिंजीबार क्या है, ये भी एक आइलैंड है, किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ तंजानिया, तंजानिया देश है उसी का पार्ट है जिंजीबार। ठीक, ये किस लिए पॉपुलर है, तो पॉपुलरली नोन एज स्पाइस आइलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। कि जो ये किस मतलब ये किस लिए पॉपुलर है, तो ये क्या है, स्पाइस आइलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका का जो मसाला द्वीप कहते हैं किसको कहते हैं, जंजीबार को कहते हैं। यहाँ पर मसाला का उत्पादन बहुत होता है, और जायज सी बात है कि जब मसाला का इतना अच्छा व्यवस्था है, तो जो यूरोपियन कंट्रीज जो आए थे, उपनिवेश बनाए थे हर जगह को, तो उसमें जंजीबार भी एक इम्पोर्टेंट रीजन रहा होगा। ठीक, तो याद रखना जंजीबार किस लिए पॉपुलर है, तो स्पाइस आइलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका इसको कहते हैं। अब इन सबको एक बार मैप पे देख ही लेते हैं। तो मेडागास्कर तो हम लोगों ने देख ही लिया है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए मेडागास्कर रहा ये। ठीक, मोजाम्बिक चैनल ये रहा, इसको अलग कर रहा है। उसके बाद सेचेलिस सब देखना था, सेचेलिस। तो सेचेलिस देखिए, वैसे तो इसमें पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे मैंने एक और मैप लगाया है, स्पेशली जो इस रीजन में जितने भी आइलैंड्स हैं सबके बारे में उसमें अच्छे से मतलब दिखाया गया है, तो वहाँ भी हम लोग कवर कर लेंगे। और ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि जो सेचेलिस है इसमें नहीं दिख रहा है, हम लोग आगे मैप पे देख ही लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए सेचेलिस देखना है, फिर मॉरिशस देखना है, सब इसमें दिख जाएगा आप लोगों को, देख ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या देखना था, देखिए मेडागास्कर हम लोगों ने देखा, मेडागास्कर ये रहा, मोजाम्बिक चैनल किसके नाम पर पड़ा है, यहाँ पर मोजाम्बिक देश इसी के नाम पर पड़ा है। जस्ट इन मेडागास्कर के बगल में देखे तो यहाँ पर मॉरिशस है आइलैंड। ठीक, मॉरिशस आइलैंड है, इसी के बगल में ये रियूनियन मतलब देश है जो कि फ्रांस का पार्ट है। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, तभी जो जो हम लोगों ने वहाँ पीपीटी पर देखा है स्लाइड में उसको बस कवर कर लेते हैं। मेडागास्कर
यहाँ पर मॉरिशस हो गया। उसके बाद यहाँ पर रहा आपका सेचेलिस। ठीक है, सेचेलिस आइलैंड यहाँ पर रह गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर है चागोस आर्कीपेलागो। ठीक है, ये अभी करंट अफेयर में, मतलब मतलब करंट अफेयर में अभी इसके बारे में था कि ये जो चागोस आर्कीपेलागो है ना, ये किसका मतलब इस पे अधिकार है? अभी तो ब्रिटिश यूके का, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम का इस पर अधिकार है। लेकिन मॉरिशस, मतलब इसको लेकर केस चल रहा था कहाँ पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जो कि अपना फैसला सुनाया है कि जो ये चागोस द्वीप समूह है, ये मॉरिशस का पार्ट है। और यूके को ऐसा आदेश दिया गया है कि ये इसको वापस कर दे। ठीक है, तो वही है चागोस आर्कीपेलागो। जो इसका अगर कैपिटल देखे तो यहाँ देखिए डियागो गार्सिया है। ठीक, सेचेलिस भी हम लोगों ने देख लिया, मॉरिशस देख लिया, मेडागास्कर देख लिया। फिर कोमोरोस। कोमोरोस कहाँ है? देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए कोमोरोस आइलैंड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आइलैंड है, यहाँ पर 3 आइलैंड आपको दिख रहा है यहाँ पर, यही है कोमोरोस आइलैंड। ठीक है, कोमोरोस आइलैंड यहाँ पर है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। सेचेल्स देखिए, इसमें भी यहाँ भी दिख रहा है सेशल्स। सेशल्स आइलैंड्स यहाँ पर था। ये जो विक्टोरिया है, इस सेशल्स आइलैंड का कैपिटल है। ठीक, और ये जो कोमोरोस आइलैंड है, ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? मोरोनी इसका कैपिटल है। देखिए सेशल जो कोमोरोस आइलैंड है, इसको परफ्यूम आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। क्या है? क्या कि यहाँ पर एक लॉन्ग लॉन्ग स्पेलिंग YLONG, लॉन्ग लॉन्ग करके एक मटेरियल का यहाँ पर उत्पादन प्रोडक्शन होता है, जो कि परफ्यूम बनाने में काम आता है। ठीक है, तो याद रखना कि कोमोरोस आइलैंड किस लिए फेमस है? तो परफ्यूम्स के लिए। ठीक, तो आइलैंड सब हम लोगों ने देख लिया। और जो केप वर्दे आइलैंड था, वो केप वर्दे आइलैंड जो है वो इस मैप में नहीं दिख रहा है, इस पार्ट में, इसके मतलब इस पार्ट में इसके जो है केप वर्दे आइलैंड है। ठीक, तो आइलैंड भी हम लोगों का हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है। हर एक आइलैंड हम लोगों ने देख लिया। ठीक, देखिए सब कुछ देख लिए। कैनरी आइलैंड देखना है, और जंजीबार आइलैंड, ये दोनों बचा है, ये भी देख ही लेते हैं, कैनरी आइलैंड और जंजीबार कहाँ पर है। तो देखिए कैनरी आइलैंड यहाँ पर, देखिए हाईलाइटेड तो नहीं जा रहा, इससे दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर देख रहे हैं, यही रहा कैनरी आइलैंड। ठीक है, कैनरी आइलैंड यही है। और ये किसका पार्ट है? तो स्पेन का पार्ट है। इस जगह पर है स्पेन, स्पेन देश यहाँ पर है। ठीक है, और इसी का ये पार्ट है। ठीक, कैनरी आइलैंड इसी का, इस पर अधिकार क्षेत्र, इसी का टेरिटरी कैनरी आइलैंड। और जस्ट इससे थोड़ा सा दूर पर इस साइड में यहाँ पर क्या है? केप वर्दे आइलैंड, यहीं पर आपको दिखेगा इस जगह पर। ठीक है, केप वर्दे यहीं पर है। उसके बाद और एक जंजीबार देखना था हम लोग को। जंजीबार देखिए, ये जो क्लास है, ये मैप के थ्रू करवाना, बस ऐसे ही नहीं बोलना बस नहीं है, इसको करवाना है। हर एक पॉइंट को, हर एक चीज को आपको मैप पर दिखाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे बोल दिए कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर है, सबको आपको एक एक करके सबको लोकेट करना। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, और गलत नहीं होगा। तो जंजीबार के बारे में देखना, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जंजीबार द्वीप है। ठीक, जंजीबार द्वीप, ये छोटा सा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा द्वीप, एक छोटा सा द्वीप, ये पर जंजीबार द्वीप। इसी के बीच में जो चैनल बन रहा है, इसी को क्या कहते हैं? जंजीबार चैनल। इसके ऊपर देख सकते हैं एक और द्वीप है, पेम्बा द्वीप। ठीक, पेम्बा द्वीप और नीचे भी एक माफिया द्वीप। ठीक, तो इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है हमको, बस जो इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है जिसके बारे में, वो पढ़ना है। ठीक है, जंजीबार आइलैंड, इसको क्या कहते हैं? स्पाइस आइलैंड ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ठीक, और ये जो जंजीबार आइलैंड है ना, ये तंजानिया का पार्ट है। ठीक है, इसके जस्ट बगल में तंजानिया देश है। तो पार्ट ऑफ तंजानिया। ठीक, तंजानिया का पार्ट है जंजीबार आइलैंड। अब आगे बढ़ जाते हैं। आइलैंड सबको हम लोगों ने एक एक कर कर मैप पर देखा। मेडागास्कर देखा, सेशलिस देखा जिसका जो कैपिटल था विक्टोरिया था, फिर मॉरिशस देखे। ठीक, कोमोरोस देखे, कोमोरोस आइलैंड जिसको कि परफ्यूम आइलैंड के नाम से जाना जाता था। केप वर्दे आइलैंड मैप पे नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उसका लोकेशन इतना मतलब अप्रॉक्स बता दिया है कि आप लोग अब अगर मैप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केप वर्दे आइलैंड कौन सा है। कैनरी आइलैंड भी हम लोग ने देख लिया कि स्पेनिश टेरिटरी, और यहीं पर कैनरी जो ओशियन करंट है यहीं पर चलता है। ठीक, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो कैनरी करंट है तो वो कौन सा करंट है, वार्म करंट या कोल्ड करंट। ठीक, तो जंजीबार भी देख लिया, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अफ्रीका इज
known as the plateau continent because most of its surface consists of plateaus। तो अफ्रीका को प्लेट्यू कंटिनेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो पार्ट है अफ्रीका कंटिनेंट का उसमें प्लेट्यू ही पाया जाता है। ठीक, तो मेजर प्लेट्यूज देखिए, इसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसमें जितना मैंने लिख दिया है, इतना इसमें मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है वो काफ़ी है। इतना ही पढ़ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। ठीक, तो देखिए इथियोपियन प्लेट्यू, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है अफ्रीका का, इथियोपियन प्लेट्यू। इसी पार्ट में इथियोपिया आता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो अबिसीनिया का पठार। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा, क्वेश्चन में भी देखा होगा कि अबिसीनिया का पठार के बारे में पूछा जाता है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? इथियोपियन प्लेट्यू। क्यों? क्योंकि ये इथियोपिया जो देश है उसी रीजन में ये प्लेट्यू फैला हुआ है। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? अबिसीनियन प्लेट्यू। सोर्स रीजन ऑफ ब्लू नील। ठीक, मतलब कि जो नील है, नील नदी है, वो नील नदी जो है वो दो नदी से मिलकर बनता है। एक का नाम है ब्लू नील, ठीक है, और दूसरा का नाम है वाइट नील। ठीक है, तो और दो मतलब जो रिवर है उसके कन्फ्लुएंस से जो नील रिवर है वो बनता है। एक का नाम है ब्लू नील, एक का नाम है ब्लू नील, एक का नाम है वाइट नील। ठीक है, पर इन दोनों में जो लेंथ अगर देखें तो ब्लू नील जो है, नहीं सॉरी, वाइट नील जो है इसका लेंथ बड़ा है। ठीक है, इन दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ा वाइट नील। और जो ब्लू नील है उसका ओरिजिन सोर्स है यहीं पे एबिसिनियन प्लेट्यू या इथियोपियन प्लेट्यू। ठीक है, उसमें भी से कहाँ से? तो लेक ताना है इसी में। जो इथियोपियन प्लेट्यू है यहीं पर लेक ताना है, इसी से जो ब्लू नील है उसका उद्गम या ओरिजिन बोल सकते हैं। ठीक, ये दोनों रिवर अगर देखें तो कहाँ पर जाकर मिलता है? तो एक देश है सूडान, ठीक है, सूडान, उसी का कैपिटल है खार्तूम। वहीं पर ये दोनों नील जाकर, जो व्हाइट नील और ब्लू नील रिवर है, ये दोनों जाकर मिल जाती है। और यहीं से जो नील नदी है वो कहलाती है। ठीक है, नील नदी यहीं से बनती है, सिंगल नील रिवर। और ये जब कहाँ पर जाकर मतलब मिलती है समुद्र से? तो ये मिस्र में जाकर समुद्र में मिल जाती है। ठीक, अब इथियोपियन प्लेट्यू देख लिए हम लोग। अब अगला कौन सा है? तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू ट्रावर्स्ड बाय द ग्रेट रिफ्ट वैली कंटेन्स लेक विक्टोरिया एंड माउंट किलिमंजारो। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है वो रिफ्ट वैली के क्षेत्र में आता है, और इसमें कौन सा है? लेक विक्टोरिया जो है इसी पठार में पाया जाता है, और माउंट किलिमंजारो जो है वो भी यहीं पर, जो कि जो अफ्रीका कंटिनेंट का हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, वो इसी क्षेत्र में आता है, ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू क्षेत्र में। और यहीं पर ग्रेट मतलब सॉरी लेक विक्टोरिया यहीं पर है। ठीक, अगला देखते हैं साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू। साउथ अफ्रीका जो देश है उसी के नाम पर पड़ा है और उसी क्षेत्र में है साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू। कॉल्ड द मिनरल हार्ट ऑफ अफ्रीका, इसको याद रखना है, फैक्ट में पूछा जाएगा। तो जो साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू इसको क्या कहते हैं? मिनरल हार्ट ऑफ अफ्रीका, रिच इन गोल्ड, डायमंड एंड प्लेटिनम। ठीक, क्यों इसको कहते हैं मिनरल हार्ट ऑफ अफ्रीका? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल पाया जाता है। और मिनरल में भी कौन सा मिनरल? तो जो बहुत मतलब कॉस्टली मिनरल्स होते हैं, बहुत पॉपुलर मतलब बहुत डिमांड में रहते हैं, वो सब मिनरल यहाँ पर आपको मिलेगा। कौन कौन सा? गोल्ड, कौन कौन सा था? गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। तीनों जो है ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली मिनरल होते हैं। ठीक है, इसका यूज किसमें होता है? ऑर्नामेंट्स में। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए क्योंकि इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, पढ़ाने का मैं बहुत स्पीड में भी पढ़ा सकता हूँ, जल्दी जल्दी सबको बस पढ़ के निकल जाऊंगा, लेकिन उससे आपको याद नहीं रहेगा और दिमाग में घुसेगा नहीं। इसलिए आपको मैं हर एक पॉइंट को और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसको अच्छे से बार बार रिपीट करता हूँ, जिससे कि आपको बस इसी क्लास में आपको याद हो जाए, आपको बार बार मतलब इसको रिवाइज ना करना पड़े। ठीक, तो अगला देखते हैं कटांग प्लेट्यू। ठीक है, कटांग प्लेट्यू किस लिए फेमस है? फेमस फॉर कॉपर एंड कोबाल्ट डिपोजिट। ठीक, किस लिए फेमस है? कॉपर एंड कोबाल्ट डिपोजिट के लिए कटांग प्लेट्यू। के से आप याद रख सकते हैं कटांग। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर और कोबाल्ट। ठीक, कटांग प्लेट्यू किसके लिए फेमस है? कॉपर और कोबाल्ट डिपोजिट यहाँ पर पाया जाता है। फिर चौथा कौन सा है? जोस प्लेट्यू। देख रहे हैं प्लेट्यू यहाँ पर बहुत सारा है। कितना टोटल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मेजर प्लेट्यूज हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अफ्रीका को प्लेट्यू कंटिनेंट कहा जाता है। ठीक, तो जोस प्लेट्यू नाइजीरिया में पड़ता है। जोस प्लेट्यू तो मेजर टीन प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर टीन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, किस प्लेट्यू में? जोस प्लेट्यू में। फिर फाउटा जालोन प्लेट्यू। फाउटा जालोन प्लेट्यू कहाँ पर है? गिनी में। ठीक है, गिनी में है, वहीं जहाँ पर हम लोगों ने देखा
गिनी की खाड़ी, फिर गिनी देश देखे, फिर गिनी का तट भी देखे। वहां पर कोकोआ का प्रोडक्शन होता था गिनी तट के क्षेत्र में। तो वहीं पर है फोर्टा जालोन प्लेट्यू जो है गिनी देश में है। कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ वेस्ट अफ्रीका, क्या कहते हैं इसको? वाटर टावर ऑफ वेस्ट अफ्रीका। ठीक। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वाटर टावर ऑफ वेस्ट अफ्रीका। देखिए प्लेट्यू क्या है? प्लेट्यू हाईलैंड प्लेट्यू को ही बोलते हैं, मतलब उच्च भूमि। ठीक है। और ज्यादातर रिवर्स जो आप देखेंगे वो कहाँ से निकलता है? तो जो हाईलैंड्स होते हैं वहीं से रिवर का ओरिजिन होता है, या तो पर्वत से ओरिजिन होता है, और या तो आपका जो हाईलैंड है, उच्च भूमि, वहीं से ओरिजिन होता है। तो जो ये फौटा जालोन प्लेट्यू है गिनी में, इसको क्या कहते हैं? वाटर टावर ऑफ वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका का वाटर टावर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदी का उद्गम होता है। कौन कौन सा? नाइजर रिवर फेमस है, ठीक है, नाइजर रिवर। ठीक। सेनेगल रिवर और गाम्बिया रिवर। ठीक है। जाम्बिया रिवर या गाम्बिया रिवर जो भी पढ़ सकते हैं। तीन रिवर सोर्स ऑफ नाइजर, सेनेगल और जाम्बिया कहाँ से? फाउटा जालोन प्लेट्यू कहाँ पर है? गिनी में है। कॉल्ड वाटर टावर ऑफ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ जिससे कि आप बस सुन लेंगे और देख, बस कान को आपको खुला रखना है और आंख को बस जहां मैं जिस पॉइंट पर पढ़ा रहा हूँ उसको बस देखना, बस आपको और कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिमाग में घुस जाएगा अपने आप। ठीक है, आपको ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, देखिए हाई वेल्ड प्लेट्यू। हाई वेल्ड प्लेट्यू कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। इंपॉर्टेंट गोल्ड माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन। ठीक। इंक्लूड्स जोहान्सबर्ग। जो जोहान्सबर्ग है, ठीक है, अभी करंट अफेयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो G20 का जो समिट हुआ था, ठीक है, G20 का जो समिट हुआ था, शायद 51वां या 51 समिट जो हुआ था, वो यहीं पर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये वही जोहान्सबर्ग है जहाँ पर मोदी जी गए थे अटेंड करने इस G20 के मीटिंग को। ठीक है। तो जोहान्सबर्ग ये वही है। तो हाई वेल्ड प्लेट्यू यहीं पर है साउथ अफ्रीका में। और इम्पोर्टेंट गोल्ड माइनिंग यहाँ पर होता है, इंडस्ट्रियल रीजन है, तो जोहान्सबर्ग इसी क्षेत्र में आता है। ठीक। और देखिए एक पॉइंट और आपको याद रखना कि ये जो नाइजर रिवर देख रहे हैं आप, कहाँ पर है? नाइजीरिया में। नाइजर रिवर, इसको इसका निक नेम या अदर नेम बोल सकते हैं, निक नेम ही बोलिए। तो इसको क्या कहते हैं? रिवर ऑफ पाम ऑयल। पाम ऑयल रिवर। क्यों कहते हैं पाम ऑयल रिवर? क्योंकि जो जब कॉलोनियल इरा था उस टाइम में ये जो नाइजर रिवर, इसका यूज ज्यादातर क्यों होता था? तो जो इस रीजन में क्या होता था, जो पाम ऑयल का प्रोडक्शन भी होता था ज़्यादा, और फिर यही रिवर से इसका क्या होता था? ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, इसलिए इस नाइजर रिवर पे क्या कहते हैं? पाम ऑयल रिवर। ठीक है, पाम तेल की नदी। ठीक। अब प्लेट्यूज सब हम लोगों ने देख लिया। इसमें मोस्ट ऑफ द जो प्लेट्यूज हैं वो इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है सब कुछ, अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। फिर मेजर माउंटेन्स, अब पर्वत के बारे में देख लेते हैं। ठीक। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जैसे कि ये देखिए आपका इस क्षेत्र में एटलस माउंटेन है, मतलब नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एटलस माउंटेन पाया जाता है। ठीक। कहाँ पर है? देखिए लोकेटेड इन मोरक्को। मोरक्को हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि ये जिब्राल्टर स्ट्रेट था, और यहाँ पर क्या था, ये ऐसे पार्ट जो था, ये था मोरक्को, और ये था स्पेन। ठीक है, मतलब ये अफ्रीका, तो ये यूरोप। ठीक। तो यहीं पर जो ये पार्ट है आप लोगों ने देखा, तो ये पार्ट कहाँ पर आता है? तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में। कहाँ पर एटलस माउंटेन? तो तीन देश में पड़ता है, एक मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। ये भी पूछा जाता है कि जो एटलस माउंटेन है किस किस देश में फैला हुआ है, इसका एक्सटेंट जो है किस किस देश में है? तो मोरक्को में, तीन देश में, एक मोरक्को में, दूसरा अल्जीरिया में, तीसरा ट्यूनिसिया में। ठीक है। हाईएस्ट पीक जो है एटलस माउंटेन का, ये भी पूछा जाता है, क्या है? तो माउंट टाउबकल। ठीक। टाउबकल, माउंट टॉपकल इसका हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन का। तो हम लोग एटलस माउंटेन को एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक। एटलस माउंटेन और भी देख लेते हैं कौन कौन सा माउंटेन है, फिर सबको एक साथ देख लेंगे। देखिए एटलस माउंटेन देख लिया हम लोग, कहाँ पर था? तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया में पड़ता था। हाईएस्ट पीक माउंट टॉपकल, बस इतना काफी इसके बारे में। इथियोपियन हाईलैंड। ठीक। अब देखिए ये तो माउंटेन नहीं है, इसको पठार बोल सकते हैं, इथियोपियन हाईलैंड। ठीक, वही हम लोगों ने भी पढ़ा था, अबिसिनिया का पठार, यही पढ़े थे ना कि इथियोपियन प्लेट्यू। ठीक है, तो उसी के बारे में। इसको क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड द रूफ ऑफ अफ्रीका। ठीक। क्या कहते हैं इसको? रूफ ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक, अफ्रीका की छत, इथियोपियन हाईलैंड। ठीक। ठीक। अब माउंटेन देखते हैं तीसरा कौन सा है।
ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स कहाँ पर है? लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका एंड लेसोथो। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका देश में और लेसोथो, ये दो देश में पड़ता है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। अगर बोल सकते हैं इसको, साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ कंटिनेंट अफ्रीका में पड़ता है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। किस किस देश में? साउथ अफ्रीका और लेसोथो देश में। ठीक, अब इतना इस दो माउंटेन के बारे में देख लेते हैं, और इथियोपियन हाईलैंड को भी देख लेंगे, और उसके बाद जो पीक्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, आइए देखते हैं सबसे पहले एटलस माउंटेन कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर बड़े बड़े शब्द में अक्षरों में लिखा हुआ है एटलस। ठीक, एटलस माउंटेन, यही रहा आपका एटलस माउंटेन। कहाँ पर है? तो ये रहा यहाँ पर आपका मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिशिया, तीन देश में पड़ता है। कहाँ कहाँ? मोरक्को सबसे इधर नॉर्थ में देखेंगे, मोरक्को, फिर ट्यूनिशिया, फिर अल्जीरिया, तीन देश में पड़ता है। और इसका जो हाईएस्ट पीक कौन सा था? माउंट टाउबकल। ठीक, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये तीर वाला निशान, यही है इसका हाईएस्ट पीक, माउंट टाउबकल। ठीक, फिर हम लोगों ने क्या देखा था? इथियोपियन हाईलैंड। तो इथियोपियन हाईलैंड भी देख लेते हैं। तो देखिए इथियोपियन हाईलैंड, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डार्क ब्राउन कलर में है, ये यहाँ से यहाँ तक जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? यही है इथियोपियन उच्च भूमि। ठीक, और ये जो हाईलैंड है, ये दो पार्ट में डिवाइड है। किसके द्वारा? तो इसी के जस्ट बीच से डायगोनली इसको काटता है कौन? जो द ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है, इसको बीचों बीच काटती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ठीक, इसी जगह पर इथियोपिया देश पड़ता है। ठीक, तो ये भी देख लिए। अब हम लोगों को देखना है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। देखिए ऊपर देखे तो हम लोग साउथ अफ्रीका के पास में, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका में पड़ता है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, यही है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ठीक, इसका जो एक्सटेंशन है ये साउथ अफ्रीका में ही है। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन किस क्षेत्र में है? साउथ अफ्रीका के साउथ ईस्ट रीजन में पड़ता है। ठीक, तो सबको देख लिए, इसको याद रखना है कि इसका जो निक नेम क्या है, जो इथियोपियन हाईलैंड है, इसका निक नेम क्या है? रूप ऑफ अफ्रीका। ठीक, याद रखना, इथियोपिया में पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने माउंटेन देख लिया, पीक देखते हैं। पीक कौन कौन सा? माउंट किलीमंजारो, इसके बारे में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा पीछे, क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, और ये वोल्केनिक माउंटेन है। इसमें भी कौन सा वोल्केनिक? तो डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है, डोरमेंट मतलब शिथिल या निंद्रित बोल सकते हैं हिंदी में, वोल्केनो है। ठीक है, शिथिल या निंद्रित ज्वालामुखी। ठीक, मतलब कि ये एक्सटिंक्ट नहीं है। वोल्केनो तीन तरह का होता है, एक्टिव होता है जिसमें कि जो एक्टिव वोल्केनो जिसमें कि उद्गार जो है, ठीक है, उद्गार जो है वो होता रहता है। ठीक है, कंटिन्यू, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा हुआ शिथिल या निंद्रित या डोरमेंट वोल्केनो, इसमें क्या होता है कि हाल में उद्गार नहीं हुआ, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, शिथिल निंद्रित है मतलब कि सोया हुआ है, लेकिन उद्गार खत्म नहीं हुआ है, वरना कभी भी हो सकता है। ठीक, और तीसरा जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? एक्सटिंक्ट, मतलब कि इसमें उद्गार होना बंद हो चुका है, कई सौ वर्षों से इसमें उद्गार नहीं हुआ है, इसलिए इसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो ये जो आपका आता है माउंट किलीमंजारो, ये कौन सा है? डोरमेंट वोल्केनो। आपको बस यहीं से एक फैक्ट याद रखना है कि माउंट किलीमंजारो, ठीक है, तंजानिया में है, और माउंट चिम्बराजो जो कि हम लोगों ने पढ़ा था इक्वाडोर में, ये दोनों कौन सा है? डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है, देखिए दोनों का नाम थोड़ा सिमिलर टाइप में मैच करता है, किलीमंजारो, चिम्बराजो। ठीक, तो इसी से याद रखना है, किलीमंजारो तंजानिया में, चिम्बराजो कहाँ पर है? इक्वाडोर में था। और ये दोनों कौन सा टाइप है? तो माउंटेन का तो वोल्केनिक है, और कौन सा वोल्केनिक है? तो डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक, माउंट केनिया, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट, ये भी वोल्केनिक माउंटेन है, माउंट केनिया, केनिया देश में पड़ता है। और ये कौन सा वोल्केनो? एक्सटिंक्ट, मतलब कि इसमें जो है लावा का प्रोडक्शन, मतलब लावा का उद्गार जो है, बाहर लावा अब नहीं आता। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो चुका है। फिर माउंट स्टैनले, ठीक है, माउंट स्टैनले, ये भी एक पीक है। किसका पीक है? तो रवेंजोरी रेंज का। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। तो याद रखना माउंट किलीमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। और माउंट केनिया तो केनिया में ये, और माउंट स्टैनले, बस इसका नाम याद रखिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं ये सब नहीं आएगा, इसलिए दोनों आपको याद रखना है। ठीक, फिर रिफ्ट वैली एंड लेक्स, तो एक हम लोगों ने तो अभी पढ़ा ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में। क्या कर रहा था कि जो इथियोपियन हाईलैंड है,
उसको डायगोनली दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, ठीक है, रिफ्ट वैली। इसी को क्या कर रहे थे, द ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पर था, तो इथियोपिया में था, ठीक। एक्सटेंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट एशिया थ्रू ईस्ट अफ्रीका। तो यहाँ पर एशिया रीजन पड़ रहा था, अरब पेनिनसुला आप लोगों ने देखा था, यहाँ पर अरब पेनिनसुला पड़ता था। तो वही बोल रहा है कि साउथ वेस्ट, मतलब कि साउथ वेस्ट एशिया से ये कहाँ पर फैला हुआ था, ईस्ट अफ्रीका, ये अफ्रीका का क्षेत्र है, ठीक है, ऊपर भी है कि ईस्ट अफ्रीका तक में फैला हुआ है, ठीक। किसको दो भाग में ये डिवाइड करती है, तो इथियोपियन हाईलैंड्स को, ठीक। फॉर्म्ड ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स, ठीक। कंटेन्स न्यूमरस लेक्स एंड वोल्केनोज। तो ये क्यों बना है, तो टेक्टोनिक प्लेट, जो प्लेट होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट, उसके मूवमेंट से ये इनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। स्पेशली अगर देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन जो है किस तरह के मूवमेंट से हुआ है, तो डाइवर्जिंग, जो प्लेट का मूवमेंट है वो डाइवर्जिंग मूवमेंट से इसका फॉर्मेशन है। डाइवर्जिंग मतलब कि जो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, ठीक। तो इसी से क्या बना ये द ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक। इसमें क्या है, न्यूमरस लेक्स, बहुत सारे लेक पाए जाते हैं, ठीक, और वॉल्केनो भी पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। अब देखिए लेक का बात हुआ तो लेक सब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वंस, ठीक। लेक विक्टोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट, लेक विक्टोरिया, लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका, ठीक। फिर ये अच्छा लेक विक्टोरिया ये कहाँ पर है, अच्छा इसको भी मैप पर हम लोग देख लेंगे, मैं सबको एक एक बार पढ़ लेते हैं। लेक, दूसरा कौन सा लेक, टांगानियका, लेक टांगानियका, वन ऑफ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक, ये भी अफ्रीका में है। लेक मालावी, ये कहाँ पर है, न्यासा में, ठीक, रिफ्ट वैली लेक है, ठीक। फिर लेक चाड, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेक चाड, श्रिंकिंग लेक इन द साहेल रीजन में ये पड़ता है, लेक चाड, चाड झील पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। लेक तुर्काना, लेक तुर्काना कहाँ पर है, लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक, ठीक, डेजर्ट जो सारा डेजर्ट उस रीजन में पड़ता है, लेक तुर्काना, ठीक। तो अब इन सबको हम लोग एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो लेक विक्टोरिया से स्टार्ट करते हैं, देखिए लेक विक्टोरिया, तो विक्टोरिया जो झील है, विक्टोरिया झील यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील जो है ये 3 देश में पड़ता है, कौन कौन सा, तंजानिया, युगांडा और केनिया, ठीक, तंजानिया। तो इन 3 देश में पड़ता है, कौन कौन से, रिपीट कीजिए, तंजानिया, युगांडा और केनिया, 3 देश में ये विक्टोरिया झील पड़ता है। और यहीं से आप याद रखिएगा कि जो नील नदी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो नील नदी है, देखिए यहाँ पर इसे मैप बनाते हैं, नील नदी जो है वो 2 नदी के कन्फ्लुएंस से बनती है, ठीक। एक वाइट, और एक वाइट नील और दूसरा होता है ब्लू नील, ठीक है। तो वाइट नील जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से करता है, यही विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट करता है, ठीक है, वाइट नील। उसके बाद यहाँ से जो इथियोपिया है, इथियोपिया से निकलता है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ से ऐसे निकला वाइट नील, ठीक, वाइट नील ऐसे निकलता है। उसके बाद यहाँ पे इथियोपिया में चाड झील है, ठीक है, यहाँ चाड झील से ब्लू नील निकलता है और जाके खार्तूम, जो कि सूडान, यहाँ पर सूडान देश है, ठीक, सूडान देश का जो कैपिटल है खार्तूम, वहीं पर जाके दोनों मिल जाता है। और मिलने के बाद ये नील नदी कहलाता है और ये ऐसे जाता है। और जो मिस्र है, मिस्र देश है, उसका राजधानी काहिरा, इसी के पास में जाके ये यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, और डेल्टा बनाता है। तो नील नदी कहाँ से, व्हाइट नील निकलता है विक्टोरिया झील से, ब्लू नील चाड झील जो कि कहाँ, इथियोपिया में है, ठीक है। और यहीं से ये जो इथियोपियन उच्च भूमि है इसी में है चाड झील, यहीं से निकलता है और जाके खार्तूम, जो कि सूडान देश है, उसी का राजधानी खार्तूम के पास दोनों जाकर मिल जाती है। और यहाँ से ये नील नदी कहलाती है और जाकर मिस्र का जो राजधानी काहिरा, वहीं पर जाकर कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर गिरती है, तो भूमध्य सागर जो है उसी में जाकर गिर जाती है। तो नील नदी के बारे में ये पढ़ना जरूरी था, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, टंगेनियका झील, टंगेनियका झील कहाँ पर है, तो यहीं पर देखिए जस्ट इसके बगल में विक्टोरिया झील यहाँ पर रहा, और यहाँ पर इसके जस्ट बगल में ये
टांगानिका झील है। टांगानिका झील देख लिया हम लोग। अब अगला कौन सा झील था? तो चार झील तो हम लोगों ने मतलब वहां देखा था कि चार झील कहाँ पर था। चार झील जो है यहाँ पर देखिए, आप लोग देख रहे हैं इस रेंज में चार झील है। ठीक, इथियोपियन उच्च भूमि के मतलब क्षेत्र में। फिर बुरकाना झील यहाँ पर है। देखिए ये रहा। मतलब ये सब नहीं पढ़ना है हमको, बस हमको ध्यान में रखना है। तो मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है? विक्टोरिया झील। चार झील फिर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ से ब्लू नील निकल रहा था। ठीक, और टेंगनयिका झील यहाँ पर है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। और कौन सा देखना है हम लोग को? करीबा झील भी देख लीजिए। देखिए करीबा झील इस जगह पर है, करीबा झील। इसी पर बना है करीबा बांध, ये याद रखना है आपको। ठीक, करीबा झील ये रहा, और इसी पर करीबा बांध बना हुआ है। ठीक, अब करीबा बांध के बारे में फैक्ट क्या? तो ये जो करीबा बांध है ये किस नदी पर है? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जाम्बेजी रिवर। ठीक है, जाम्बेजी रिवर पर ये करीबा झील भी बना है और करीबा बांध भी इसी पर बना है। तो ये जो करीबा झील है इसके बारे में आप लोग को एक फैक्ट याद रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैन मेड रिजर्वायर या मानव निर्मित झील कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं इसको कि विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। किसके पर्सपेक्टिव में? तो बाय वॉल्यूम, मतलब आयतन की दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ठीक, मैन मेड तो कृत्रिम बोलते हैं। इसी पर यहाँ बना है करीबा बांध। ठीक, और जो जाम्बेजी रिवर है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये दो देश, एक जाम्बिया और दूसरा जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे का ये नेचुरल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, जाम्बेजी रिवर। तो ये तीन फैक्ट आपको इसे याद रखना है। ठीक, तो लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट झील थे सबको हम लोगों ने देख लिया। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रिवर्स के बारे में। ठीक, रिवर्स देखिए, नील रिवर के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लिए। अब अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो आपका गलती नहीं होगा उसमें। ठीक, ट्रेडिशनली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ठीक, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर फ्लोज नॉर्थवर्ड इनटू द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर में जाकर गिरती है, ड्रेन हो जाती है। ट्राइब्यूटरीज व्हाइट नील और ब्लू नील, मतलब यही दोनों से बन रहा है तो इसी को ट्राइब्यूटरी बोल दिया इसका। फिर दूसरा है रिवर कॉन्गो रिवर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कॉन्गो रिवर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। तो अगर हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का भी सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर बोल सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफ्रीका कॉन्गो रिवर है। ठीक, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, बस इसलिए ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि नील नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। और कॉन्गो नदी जो है वो सबसे गहरी नदी है, पूरे विश्व की सबसे गहरी नदी। डीपेस्ट रिवर कौन सा है? कॉन्गो रिवर। ठीक है, क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस, मतलब जो है इक्वेटर पे ये चलती है रिवर, कॉन्गो रिवर इक्वेटर पे चलती है। अरे इक्वेटर को दो बार काटती है। ठीक है, मतलब एक बार ऐसे जाती है, एक बार कट करती है, फिर दूसरे बार इसको काटती है। तो याद रखना है कि जो कांगो रिवर इक्वेटर के पास चलती है और इसको दो बार काटती है, सबसे डीपेस्ट रिवर है। ठीक, फिर नाइजर रिवर, इसके बारे में हम लोग देखे थे पीछे कि इसको रिवर ऑफ पाम ऑयल कहते हैं, पाम ऑयल की नदी। ठीक है, मेजर रिवर इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, नाइजीरिया में है। फॉर्म्स एंड आइलैंड डेल्टा इन माली, इनलैंड डेल्टा इन माली। ये जो रिवर है नाइजर रिवर, ये डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, इनलैंड डेल्टा मतलब कि समुद्र में बिना टच किए ये पहले ही क्या बनाती है? इनलैंड डेल्टा। कहाँ पर बनाती है? तो माली में। ठीक है, फिर पाम ऑयल रिवर इसको कहते हैं नाइजर को। फिर जाम्बेजी रिवर, इसके बारे में भी हम लोग अभी अच्छे से डिटेल में देख लिए। ठीक है, और एक चीज इसमें छूट गया हम लोग का कि देखिए पहले तो हम लोग क्या पढ़े कि जाम्बेजी रिवर जो है किसका बाउंड्री बना रहा था? जिम्बाब्वे और जाम्बिया का। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि ये विक्टोरिया फॉल बनाता है। ठीक है, यही दोनों जो देश है इसी का बाउंड्री पर है विक्टोरिया फॉल। ठीक है, इसको हम लोग मैप पे भी देख ही लेते हैं। और क्या पढ़े थे कि करीबा बांध जो है, ये करीबा बांध जाम्बेजी रिवर पे ही था। और करीबा झील जो कि दुनिया का सबसे मतलब बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट। ठीक है, किस टेक्स्ट में? तो इसका वॉल्यूम वाइज सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? झील है। ठीक है, झील में भी कौन सा? प्राकृतिक नहीं, कृत्रिम झील, मैन मेड रिजर्वोयर। ठीक है,
तो हम लोग देख लेते हैं विक्टोरिया फॉल के बारे में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर देखे थे हम लोग जाम्बेजी। देखिए यहाँ पर जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर है, इसी पर करीबा बांध है, करीबा झील है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर करीबा बांध बना हुआ है। ये किसका बाउंड्री बना रहा था? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बाउंड्री बना रहा था। और विक्टोरिया प्रपात जो है इसी नदी पर है। ठीक है, जाम्बेजी नदी पर, ये भी किसके बॉर्डर पर? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे का बॉर्डर पर है विक्टोरिया जलप्रपात, याद रखना है। ठीक, तो ये भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर यहीं पर है। ऑरेंज रिवर, ये पूछा जाता है कि ऑरेंज रिवर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, किस देश में है? साउथ अफ्रीका में, मेजर रिवर ऑफ साउथ अफ्रीका, याद रखना, पूछा जाता है ऑरेंज रिवर किस देश में है, या किस कंटिनेंट में? तो साउथ अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका देश में ऑरेंज रिवर। ठीक, फिर दूसरा है लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर फ्लोज थ्रू सदर्न अफ्रीका इनटू द इंडियन ओशियन। लिम्पोपो रिवर कहाँ से कहाँ तक बहती है? सदर्न अफ्रीका, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है, यहाँ से बहकर कहाँ गिर जाती है? इंडियन ओशियन में गिर जाती है। ठीक है, और लिम्पोपो रिवर के बारे में क्या है कि ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, नहीं हाँ, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ठीक है, लिम्पोपो रिवर। ठीक, ठीक है, जो ये लिम्पोपो रिवर है, ये 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। और ये जो ऑरेंज रिवर है, ये भी साउथ अफ्रीका में पड़ता है, ये भी याद रखना कि ये भी 2 बार काटता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। ठीक, तो रिवर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। देखिए एक चीज और पढ़ लीजिए कि जो कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर बेसिन में क्या पाया जाता है? तो एक ट्राइब रहता है पिग्मीज। ठीक है, पिग्मीज ट्राइब पाया जाता है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, पिग्मीज ट्राइब कहाँ पाया जाता है? तो कॉन्गो रिवर बेसिन में पाया जाता है। और इसके बारे में खास क्या है कि इनकी जो हाइट होती है, वो एवरेज पॉपुलेशन, जो वहाँ आसपास का जो पॉपुलेशन है, एवरेज पॉपुलेशन से छोटी होती है इनकी हाइट। ठीक है, तो पिग्मीज ट्राइब का कॉन्गो रिवर बेसिन में, बस इतना याद रखना है। ठीक, रिवर हो गया। अब डेजर्ट देख लेते हैं, सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट कहाँ है? लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा डेजर्ट सबसे पहले तो क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक, और कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, दो तरह का होता है, हॉट डेजर्ट है ये। ठीक, कंटेन्स ओआसिस एंड सैंड ड्यून्स कॉल्ड अर्ग्स। तो यहाँ पर जो ओआसिस और सैंड ड्यून्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? अर्ग्स बोलते हैं। ठीक, और एक चीज याद रखना कि ये जो सहारा डेजर्ट है, यहाँ पर एक ट्राइब पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? तो तुआरेग, तुआरेग ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, और तुआरेग ट्राइब को पॉपुलरली क्या कहा जाता है? तो ब्लू पीपल ऑफ अफ्रीका, ब्लू पीपल ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक, याद रखना है, तुआरेग जनजाति, इसके बारे में भी पूछा जाता है। फिर नामीब डेजर्ट। ठीक, नामीब डेजर्ट कहाँ है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक, फेमस फॉर हाई कोस्टल सैंड ड्यून्स, मतलब कि ये किस लिए फेमस है? तो सैंड ड्यून्स हाई, मतलब इसके जो कोस्ट हैं वहाँ पर ऊंचे ऊंचे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, इसलिए ये फेमस है, नामीब डेजर्ट। ठीक, 3 डेजर्ट देख लिए हम लोग। और देखिए कालाहारी डेजर्ट के बारे में भी नहीं पढ़े हम लोग, ये क्या है? सेमी एरिड डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, और यहाँ कालाहारी डेजर्ट में आप लोगों को पता होगा पहले से कि एक ट्राइब पाई जाती है, जिसका नाम क्या है? बुशमैन ट्राइब। ठीक, बुशमैन ट्राइब यहीं पर पाई जाती है कालाहारी डेजर्ट में। ठीक, अब नेचुरल वेजिटेशन में क्या है? कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट, मतलब कि जो कॉन्गो बेसिन है, जैसे हम लोगों ने देखा था साउथ अफ्रीका कंटिनेंट में, जो अमेजन रिवर बेसिन था, उसमें जो क्या पाया जाता था? फॉरेस्ट पाया जाता था, रेन फॉरेस्ट, जिसको रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते थे? सेल्वास। ठीक है, और ऐसे किस नाम से जाना जाता था? अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक, उसी तरह सेम वैसे ही कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट भी है। ठीक है, मतलब कि कॉन्गो रिवर जो है उसके बेसिन एरिया में जो फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्गो रिवर रेन फॉरेस्ट। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉर आफ्टर द अमेजन। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट था वो बड़ा भाई, और ये जो कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट है ये छोटा भाई। ठीक है, क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आफ्टर द अमेजन। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम में बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो सवाना ग्रासलैंड, देखिए इसके बारे में नहीं पढ़े हम लोग। सवाना ग्रासलैंड क्या है? कहाँ पर पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, ये सवाना ग्रासलैंड। ठीक, क्या है? लार्जेस्ट वेजिटेशन रीजन ऑफ अफ्रीका। सवाना ग्रासलैंड कहाँ? अफ्रीका में। ठीक,
निक नेम क्या है इस अफ्रीकन कंटिनेंट का, तो प्लेट्यू कंटिनेंट, ये हम लोगों ने देखा। क्यों प्लेट्यू कंटिनेंट? क्योंकि यहाँ 7 मेजर प्लेट्यूज पाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेट्यू यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको प्लेट्यू कंटिनेंट बोलते हैं। ठीक। हाईएस्ट पीक क्या था? माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया में था। और किस तरह का ये पीक था? तो डोरमेंट वोल्केनो था। ठीक। लार्जेस्ट आइलैंड पढ़े हम लोग, क्या है? मेडागास्कर। ठीक, जो कि मोजाम्बिक चना द्वारा मेनलैंड से अलग हो रहा था। फिर लार्जेस्ट लेक, लेक विक्टोरिया था, ये भी हम लोगों ने पढ़ा, यहीं से निकल रहा था। कौन सा? व्हाइट नील। ठीक। कहाँ पर कि कौन कौन देश इसके क्षेत्र में आते थे? तो तंजानिया, फिर युगांडा और केनिया। ठीक है, 3 देश में ये था लेक फैला हुआ। ठीक। डीपेस्ट रिवर हम लोगों ने पढ़ा, कॉन्गो रिवर। वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिवर है कॉन्गो रिवर। ठीक। लॉन्गेस्ट रिवर नील रिवर, ये भी वर्ल्ड्स का लॉन्गेस्ट रिवर, और कॉन्गो रिवर जो है वो सेकंड नंबर पे आता था लेंथ में। ठीक। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। वहीं पे तुआरेग जनजाति पाया जाता था, जिसको ब्लू पीपल ऑफ अफ्रीका कहते थे। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका, कॉन्गो बेसिन, अमेजन के बाद दूसरा नंबर इसी का है। फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था? केप अगुलास। ठीक है, हम लोगों ने मैप पर अच्छे से देखा। स्टेट सेपरेटिंग अफ्रीका एंड यूरोप, जिब्राल्टर स्टेट हम लोगों ने अच्छे से देखा, स्पेन और मोरक्को को अलग कर रहा था। मेडिटेरियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट कर रहा था। लार्जेस्ट गल्फ, गल्फ ऑफ गिनी, ये भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, गल्फ ऑफ गिनी था, गिनी कोस्ट, गिनी देश। ठीक, कोकोआ प्रोडक्शन। लास्ट में क्या है? कंट्री क्रॉस्ड बाय बोथ द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन, देखिए घाना एक देश है। ठीक है, ये देश से क्या होता है कि जो इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन ये दोनों क्रॉस करता है घाना, ये घाना देश है। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का। तो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो फिजिकल ज्योग्राफी जो है हम लोग का, फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब यहाँ आगे से हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो जितने भी इस कॉन्टिनेंट में मेजर कंट्रीज हैं, देखिए ऐसे तो बहुत सारे कंट्री हैं, छोटे छोटे हैं, फिर और बहुत सारे हैं, बड़े हैं और मेजर हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जितने भी मेजर कंट्रीज हैं उनके बारे में जो फैक्ट है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर मैप पर भी देख लेंगे कहाँ पर वो देश है, और उस देश के बारे में क्या स्पेशल पॉइंट है या स्पेसिफिक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ जाते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आइए स्टार्ट करेंगे। कौन सा? तो मेजर कंट्रीज ऑफ, इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट। तो सबसे पहला देश अगर देखें इसमें, तो सबसे पहला देश कौन सा है? इजिप्ट। ठीक है, तो इजिप्ट, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? मिस्र। ठीक है, मिस्र देश, इजिप्ट। तो इसका कैपिटल कहाँ है? कैरो। कैपिटल कहाँ है इसका? कैरो, इजिप्ट का कैपिटल कैरो। ठीक। रिवर, नील, नील रिवर है जो मिस्र में, नील नदी जो था, तो यहीं इजिप्ट में आकर लास्ट जो कंट्री था वो इजिप्ट था, जहाँ पर ये नील नदी आकर उसके बाद मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। ठीक। इसी के जस्ट बगल में था स्वेज कनाल। सब कुछ मैप पर हम लोग अभी देख लेंगे, तो यहाँ पर पढ़ पढ़ लेते हैं। स्वेज कनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी, मतलब स्वेज कनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ठीक, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद गीजा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ गीजा यहीं पर है। ये मोस्ट फेमस हो गया इजिप्ट के बारे में। ठीक है, मोस्ट जो फेमस, जो पॉपुलर फैक्ट इससे पूछा जाता है तो वो क्या है कि गीजा का पिरामिड कहाँ पर है? तो मिस्र में है या इजिप्ट में है। ठीक। फिर ग्रेट स्फिनिक्स भी यहीं पर है। उसके बाद हाईएस्ट पॉपुलेशन इन अरब वर्ल्ड। ठीक है, अरब वर्ल्ड में, अरब में जितने भी देश आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? इजिप्ट में। ठीक। अब ये स्फिनिक्स क्या है? स्फिनिक्स आप लोगों में बहुत को पता होगा। तो स्फिनिक्स असल में, तो बेसिकली जो स्फिनिक्स है ये भी वहीं पर है, मिस्र में जो गीजा है वहीं पर जहाँ पर पिरामिड है, उसी लोकेशन में, उसी के पास में कुछ, मतलब मीटर का बोल सकते हैं, मीटर का दूरी में है ये ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा। स्फिनिक्स है क्या कि ये एक स्टैच्यू है। ठीक है, लाइम स्टोन का एक स्टैच्यू है, जिसका की जो बॉडी है, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा इस स्टैच्यू को, लाइम स्टोन का है। इसका जो बॉडी है वो लायन का बॉडी है। ठीक है, और इसका जो फेस है वो ह्यूमन का फेस है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आई एम श्योर। तो यही द ग्रेट स्फिनिक्स ऑफ गीजा, दोनों पास में ही है। ठीक। अब आगे दूसरा कंट्री कौन सा है? और देखिए इसके बाद इसको एक बार देख ही लेते हैं। देखिए ये रहा आपका मिस्र। ठीक, देखिए ये देश जो रह गया, जो बोल सकते हैं कि अफ्रीका कंटिनेंट का नॉर्थ ईस्ट का एक जो सबसे लास्ट का देश है वो मिस्र है, इजिप्ट।
और जो नील नदी है हम लोगों ने देखा था कि लास्ट यही कंट्री है जहाँ से नील नदी बहते हुए जाकर लास्ट में भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है, मेडिटेरेनियन सी में, ठीक। और कहाँ पर, काहिरा जो है, मिस्र का शहर जो है काहिरा, वो यही नील नदी के किनारे है, ठीक है। स्वेज नहर आप लोगों ने देखा था, यहाँ से यहाँ स्वेज नहर है जो कि लाल सागर को, ऐसे स्वेज नहर है जो कि लाल सागर को किससे जोड़ रहा था, भूमध्य सागर से, ठीक है। अब आगे अगला सवाल देखते हैं कौन सा, साउथ अफ्रीका। अगला कौन है, साउथ अफ्रीका, ठीक। कैपिटल क्या है इसका, देखिए साउथ अफ्रीका का टोटल 3 कैपिटल है। एक तो हो गया प्रेटोरिया, पहला कैपिटल है प्रेटोरिया जो कि साउथ अफ्रीका का एक्सिक्यूटिव कैपिटल है, ठीक। दूसरा है कैपिटल केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है इसका साउथ अफ्रीका का, ठीक। और तीसरा कौन सा है, ब्लोएम फोंटेन जो कि जुडिशियल कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। तो ये एक ऐसा देश है, ठीक है, साउथ अफ्रीका एकमात्र देश है अफ्रीकन कंटिनेंट का जिसके टोटल 3 कैपिटल हैं। कौन कौन सा, पहला प्रेटोरिया जो कि एक्सिक्यूटिव कैपिटल है, दूसरा केप टाउन जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और ब्लोएम फोंटेन जो कि जुडिशियल है। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि एक्सिक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेटिव क्या होता है, जुडिशियल क्या होता है, ठीक। जुडिशियल मतलब न्यायिक राजधानी हो गया, लेजिस्लेटिव मतलब हो गया कि जहाँ पर लेजिस्लेचर इसका होता है, जैसे हमारे भारत में संसद जहाँ पर है, ठीक, मतलब संसद जहाँ पर है वो उसी तरह लेजिस्लेचर इसका जहाँ जो है वो केप टाउन में है, ठीक। और अ, तीसरा हो गया एक्सिक्यूटिव, ठीक है, जिसको कार्यकारी राजधानी कहते हैं। तो और देखिए ये फेमस किस लिए, फेमस फॉर गोल्ड डायमंड के लिए फेमस है। हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक प्लेट्यू पाया जाता है जहाँ पर गोल्ड डायमंड और प्लेटिनम जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक। फिर केप ऑफ गुड होप यहीं पर था, हम लोगों ने देखा था, जिसका पहले नाम क्या था, केप ऑफ स्टॉर्म्स, केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोम्यू डायस 1488 में यहीं पर पहुंचा था, ठीक। और केप ऑफ गुड होप किसने नाम दिया था, तो पोर्तुगीज किंग ने नाम दिया था, ठीक। फिर नेल्सन मंडेला जो था वो साउथ अफ्रीका का ही था, ठीक है। अब नेल्सन मंडेला क्या था, क्यों फेमस है, तो जो नेल्सन मंडेला थे ये साउथ अफ्रीका में जो एक मतलब नीति थी, रंग भेद की नीति, ठीक है, इंग्लिश में जिसको अपार्थाइड बोलते थे, उसके खिलाफ ये लड़ते थे, उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है, जिसके कारण 27 साल तक ये जेल में रहे थे। और अल्टीमेटली 1994 में ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे, ठीक है, कब, 1994 में पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, इसलिए ये फेमस है। फिर तीसरा देश अब देखते हैं कौन सा है, तीसरा देश नाइजीरिया है, ठीक। इसका कैपिटल क्या है, अबूजा, ठीक है। इसका कैपिटल अबूजा है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अफ्रीका, ठीक है। पूरे अफ्रीका कंटिनेंट में अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश का है, तो आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइजीरिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे अफ्रीका कंटिनेंट में, सारे देश में नाइजीरिया का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक। और रिवर नाइजर जो है वो नाइजीरिया में ही मतलब नाइजीरिया में ही ये फ्लो करता है, और इसी को क्या कहते थे, पाम तेल की नदी, मतलब रिवर ऑफ पाम ऑयल, ठीक। फिर इथियोपिया, इथियोपिया चौथा कंट्री इथियोपिया है। कैपिटल क्या है इसका, आदिस अबादा, इथियोपिया का कैपिटल क्या है, आदिस अबादा, ठीक। देखिए इन सब का कैपिटल पूछा जाता है, ठीक है, इथियोपिया हो गया, फिर युगांडा, इस सब का पूछा जाता है, ठीक। साउथ अफ्रीका का भी पूछ दिया जाता है उसके बाद, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इथियोपिया का तो पूछा भी गया है बहुत बार। तो कैपिटल क्या है इसका, आदिस अबाद अबाबा, ठीक, आदिस अबाबा। हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, तो अफ्रीकन यूनियन एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीका में, तो उसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, यहीं पे इथियोपिया देश के का जो कैपिटल है आदिस अबाबा, यहीं पर इसका कैपिटल है, याद रखना है आपको, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि पूछा जा सकता है कि जो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक, याद रखना आदिस अबाबा। फिर लेक टाना हम लोगों ने पढ़ा था, यहीं से ब्लू नील जो रिवर थी वो निकल रही थी, ठीक है, लेक ताना में, ठीक। इथियोपिया या अबिसिनियन प्लेट्यू जो है वो उसी के क्षेत्र में ये लेक ताना था। तो फिर आगे क्या है देखिए, नेवर फुल्ली कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियंस, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये या ध्यान में रख सकते हैं कि ये इथियोपिया एक ऐसा देश था साउथ अफ्रीका का जिसको कि यूरोपियंस कंट्री ने कभी भी पूरी तरह से अपना कॉलोनी या उपनिवेश बनाने में सक्षम नहीं हो पाए थे। फिर पांचवा देश कौन सा है, केनिया, केनिया का कैपिटल क्या है, नैरोबी,
ठीक। केनिया का कैपिटल नैरोबी है। फेमस किसके लिए? फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ एंड सफारीज। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ और सफारीज के लिए ये फेमस है केनिया। ठीक। माउंट केनिया यहीं पर है, जो कि माउंट केनिया जो है वो क्या है? सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका आफ्टर माउंट किलीमंजारो। ठीक। सबसे ऊंचा जो चोटी था साउथ अफ्रीका का, उसका नाम क्या था? माउंट किलीमंजारो। और ये पहला नंबर था, और दूसरे नंबर में कौन सा आएगा? तो ये माउंट केनिया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए कन्फ्लुएंस ऑफ, एक सेकेंड, कन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नील एंड वाइट नील। ठीक है। और लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ गम अरेबिक। अब देखिए गम अरेबिक क्या होता है? तो ये एक एडिबल प्लांट रेसिन होता है, जो कि एक ट्री होता है, अकेसिया ट्री। ठीक है। अकेसिया ट्री के सैप से बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है? तो यूज इसका वाइन में यूज होता है, फिर कैंडीज में और सॉफ्ट ड्रिंक में यूज होता है। ठीक। उतना हम लोगों को नहीं जानना इसके बारे में, बस इतना ध्यान देख लेना एक बार कि लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ गम अरेबिक, ठीक, सूडान के लिए फेमस है ये। फिर सातवां देश कौन सा है? लीबिया। लीबिया का कैपिटल क्या है? त्रिपोली। ठीक। लीबिया का कैपिटल त्रिपोली। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व इन अफ्रीका यहीं पर पाया जाता है, लीबिया में। लीबिया जो देश है, जो पूरे अफ्रीका देश का जिस जगह पर सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व पाया जाता है, वो देश कौन सा है? लीबिया। ठीक। मोस्टली कवर्ड बाय सहारा डिजर्ट। ठीक। तो ये जो लीबिया देश है, सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में पड़ता है, और ज़्यादातर इसका जो रेंज है वो सहारा डेजर्ट कवर कर लेता है। ठीक। तो अगला कौन सा है? देखिए अल्जीरिया। अल्जीरिया का कैपिटल अल्जायर्स। ठीक। एक सा है नाम। ठीक है। अल्जीरिया का कैपिटल अल्जायर्स। लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका, ठीक, बाय एरिया। तो अल्जीरिया क्या है? लार्जेस्ट कंट्री है, अफ्रीका का लार्जेस्ट। जैसे कि साउथ अमेरिका का क्या देखे थे? ब्राजील देखे थे, एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री। उसी तरह जो अफ्रीका कंटिनेंट में सबसे बड़ा देश है, उसका नाम क्या है? अल्जीरिया। ठीक है। और एटलस माउंटेन जो है वो अल्जीरिया में भी आता है। ठीक। कहाँ कहाँ आता था एटलस माउंटेन? तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया, तीन जगह में आता था। अगला कौन सा देश है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको शॉर्ट में डीआरसी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कैपिटल क्या है इसका? तो किनशासा। ठीक है। कॉन्गो रिवर जो है वो यहीं पर, यहाँ से फ्लो करती है। ठीक है। इसी के नाम पर देखिए कॉन्गो नाम भी पड़ा है। और रिच इन कॉपर, कोबाल्ट एंड डायमंड। कॉपर, कोबाल्ट और डायमंड के लिए ये फेमस है। ठीक। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाया जाता है। ठीक। अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 9 देश तो देख लिया, लेकिन इन सबको मैप पर देखना भूल गए। तो एक एक करके बस एक बार देश को देख लेते हैं, उसका लोकेशन किस जगह पर है मैप पे। ठीक है। ये 9 देश को, तो इजिप्ट से शुरू करेंगे, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इथियोपिया। ठीक। तो रुकिए। तो देखिए इजिप्ट यहाँ पर रहा, इजिप्ट। ठीक है। यहाँ पर रहा इसका काहिरा, जो कि किसके किनारे में है? तो नील नदी के किनारे में है। ठीक है। और यहाँ पर रहा गीजा। ठीक। मिस्र तो ऐसे भी हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका हमको, हम लोगों को देखना था। तो देखिए सबसे साउथ में अफ्रीका का जो है, इसका नाम इसी से पड़ गया, साउथ अफ्रीका। ठीक। साउथ अफ्रीका यहाँ पर आ गया। और इसका तीन तीन गो कैपिटल था, वो हम लोगों ने भी देख लिया। यहीं पर देख लीजिए केप टाउन यहाँ पे है। ठीक। और भी कैपिटल इसके यहीं, मतलब इसमें है। और केप ऑफ गुड होप यहाँ पर था। ठीक है। केप ऑफ गुड होप। ठीक। उसके बाद देखिए एक सेंट हेलेना की खाड़ी यहीं पर से, जो दक्षिण अफ्रीका में ही पड़ता है, सेंट हेलेना की खाड़ी। ये छोटा सा खाड़ी है, सेंट हेलेना की खाड़ी इसको बोलते हैं। ठीक। उसके बाद यहाँ पर देख लिया हम लोग साउथ अफ्रीका को। अब हम लोगों को देखना कौन सा था? इथियोपिया। ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये रहा हम लोगों का इथियोपिया। ठीक। इथियोपिया यहाँ पर ये कंट्री हो गया। और इसका कैपिटल देखिए यहाँ पर आदिस अबाबा कैपिटल रहा। ठीक। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हम लोग अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो देख ही लेते हैं कि कौन कौन सा देश आता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था किससे? सीड नाम करके पढ़ा था, SEED। एस से क्या था? सोमालिया। तो देखिए ये वाला जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये रह गया आपका सोमालिया देश। ठीक। उसके बाद ई से इथियोपिया, जस्ट इसके बगल में बड़ा सा जो देश है, ये हो गया इथियोपिया। फिर ई से कौन सा था? इरिट्रिया। तो ये एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला देश, ये रह गया इरिट्रिया। ठीक है। इरिट्रिया हो गया। और उसके बाद डी से जिबूती। ठीक। तो यहीं पे जो इरिट्रिया के बाद जो यहाँ पर आता है,
वो कौन सा है? जिबूती देश है, छोटा सा देश है जिबूती। ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए बाब और अलमंडप का जल संधि जो है, तो इससे जो टच करता हुआ, या बोल सकते हैं कि ये किस किस देश को अलग करता है, तो देखिए यहाँ पर है एडन देश। ठीक है, एडन देश है, और जस्ट इसके नीचे में ये जिबूती देश आप लोग देख रहे हैं। ठीक। एडन, सॉरी, मतलब एडन जो है, एडन एक पोर्ट सिटी है। ठीक है, और जो बाब अलमंडब जो दो देश को मतलब अलग कर रहा है, वो कौन सा है? यमन। देखिए यहाँ से ऐसे, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से ऐसे यमन है देश। ठीक। और इसके बाद इधर ओमान पड़ जाता है, ओमान देश। देखिए ओमान और यमन एक जैसा ही नाम है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। ये जो ओमान है ना, बहुत रिच कंट्री है, और इसी के जस्ट इसका जो पड़ोसी है वो गरीब देश है। ठीक। तो इसी का यहाँ पर एक पोर्ट सिटी है एकदम इस कोने में, जिसका नाम है एडन। इसी के नाम पर इसका नाम एडन की खाड़ी पड़ा है। ठीक। और ये इधर हो गया आपका लाल सागर। यहाँ पर छोटा सा देश जो आप देख रहे हैं, इरिट्रिया और सोमालिया के बीच में, यही है जिबूती देश। ठीक। और इस साइड में क्या है? एडन सिटी। और ये रह गया यमन। तो कौन कौन देश यमन को और जिबूती को अलग कर रहा है? ठीक। और यहाँ पर जो आप देखते हैं, ये जो है, ये है सऊदी अरबिया। ठीक है। और मक्का जो आप जानते हैं देश, मक्का मदीना, उसी में मक्का जो है वो यहीं पर पड़ता है इसका। ठीक, कहाँ पर? सऊदी अरबिया में ही मक्का है, और इस जगह उसका लोकेशन है। ठीक। यहाँ पर देख लीजिए खार्तूम, श्वेत नील, फिर नीला नील आकर मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद नील नदी ऐसे आगे बढ़ जाता है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया, इथियोपिया भी देख लिया, सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, सब कुछ देख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा देश हम लोगों ने देखा था। तो देखिए मिस्र देख लिए, साउथ अफ्रीका देख लिए, इथियोपिया देख लिए। अब हमको नाइजीरिया और केनिया देखना है। नाइजीरिया और केनिया। तो देखिए नाइजीरिया, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए, ओके, ये रहा नाइजीरिया देश। ठीक है, और ये मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अफ्रीका कंटिनेंट का। और नाइजर नदी यहीं पर बहती है। देखिए यहाँ पर नाइजर नदी है, जाके गिनी की खाड़ी में गिर जाती है, और पाम ऑयल का रिवर इसी को बोलते हैं। ठीक। नाइजीरिया भी देख लिया। अब हम लोग क्या देखना था? केनिया। तो देखिए यहाँ पर केनिया आप लोग देख सकते हैं, जस्ट जो इथियोपिया और सोमालिया से बाउंड्री शेयर कर रहा है, केनिया। केनिया भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। देखिए एक चीज़ और, कि यहीं पर है तुर्काना झील। तो तुर्काना झील जो हम लोगों ने स्लाइड में देखा था, वो कहाँ पर पड़ता है? केनिया में पड़ता है। ठीक है। और तो केनिया भी देख लिया हम लोग। अगला कंट्री कौन सा था? अगला है सूडान, लीबिया, अल्जीरिया और डीआरसी। ये चार कंट्री को भी देखना है मैप पे। उसके बाद हम लोग जो स्लाइड में है उसको कवर करेंगे बाकी देश को, और उसके बाद उसको भी मैप पर देख लेंगे। तो सूडान, लीबिया, अल्जीरिया और डीआरसी। देखिए सूडान, सूडान जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ये सूडान रहा, और दूसरा दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान जो है, उसका फॉर्मेशन कब हुआ था? वो अलग कब हुआ? एक अलग देश बना था 2011 में। ठीक है। तो सूडान, दक्षिणी सूडान 2011 में इसका फॉर्मेशन हुआ। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खार्तूम, इस सूडान का जो कैपिटल है खार्तूम, यहाँ पर है, जहाँ पर दोनों, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नील नदी और नीला नील और श्वेत नील दोनों आकर यहाँ पर मिलता है, और यहाँ से फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक। तो सूडान भी हम लोगों का हो गया। तो अगला देश अब देखते हैं कौन सा है। अगला था लीबिया देश। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं लीबिया देश है। ठीक। जिसका कैपिटल आप देख रहे हैं ट्रिपोली यहाँ पर है। ठीक है। और लीबिया में ही आप देख रहे हैं कि यहाँ मेडिटेरियन सी से जो इसका बाउंड्री है, यहीं पर जो मतलब अंदर की ओर जो ओशियन एक्सटेंड कर गया है, वहीं पर इसी को क्या बोलते हैं? सिद्रा की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ सिद्रा। तो और इसी के जस्ट ऊपर में हम यहाँ पर देखते हैं, तो जो लीबिया और ट्यूनिसिया है, ये इस दोनों के बॉर्डर से टच कर रहा है कौन सा? गिब्स की खाड़ी। और अगर प्रिसाइसली देखें तो ये लीबिया नहीं, जो ट्यूनिसिया है उसी में जो ओशियन का एक्सटेंशन हुआ है, वहीं पर है गिब्स की खाड़ी। ठीक है, ट्यूनिसिया एक छोटा सा देश है। तो लीबिया भी हो गया हम लोग का। तो लीबिया भी हो गया हम लोग का। तो अब देखना हम लोग को अल्जीरिया के बारे में। तो जस्ट लीबिया के बगल में आप देख रहे हैं अल्जीरिया देश है।
ये एक बड़ा देश है, ठीक है, अल्जीरिया। और अगर एरिया वाइज देखें तो जो अफ्रीका कंटिनेंट है उसका सबसे बड़ा देश यही अल्जीरिया है, ठीक। और क्या हम लोग देखे थे कि यहाँ पर एटलस माउंटेन है। देखिए एटलस माउंटेन का अगर हम देखें कहाँ पर है, तो यहाँ पर इसे एटलस माउंटेन है, ठीक है, जो कि 3 देश में उसका एक्सटेंशन है। पहला मोरक्को, फिर से अल्जीरिया देश, और तीसरा देश टूनिसिया। यही तीन में जो है एटलस माउंटेन का एक्सटेंशन देखने को मिलता है। तो अल्जीरिया देश भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोगों को देखना था डीआरसी, जिसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये रहा डीआरसी, ठीक है, कॉन्गो प्रजातांत्रिक गणराज्य। और देखिए यहाँ पर जायर भी लिखा है। तो जायर असल में देखिए जो आप यहाँ पर कॉन्गो नदी देख रहे हैं, देखिए इसे कॉन्गो नदी देख रहे हैं, यहाँ से इसे कॉन्गो नदी आया है, ठीक है। तो ये जो कॉन्गो नदी है इसी को जायर रिवर भी बोलते हैं। कॉन्गो नदी का ही दूसरा नाम जायर नदी है। तो आपको इस बात को याद रखना, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि कॉन्गो नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फिर इसका जो इस देश का जो कैपिटल है किंशासा, देखिए यहाँ पर है। और कॉन्गो नदी जो है ना, जाके फिर ड्रेन कहाँ करती है या कहाँ पर जाकर गिर जाती है, तो वो आकर इधर अटलांटिक ओशियन में आकर ड्रेन हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर और कुछ नहीं देखना था, हो गया। अब अगला देश हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने स्लाइड में कवर किया था, उसके बाद सारे देश को, जितने भी 9 देश हैं सबको हम लोगों ने मैप पर भी कवर कर लिया। अब अगला देश देखते हैं कौन सा है पीपीटी में। तो अगला देश कौन सा है, मोरक्को। देखिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी यहीं पर है, बताया था मैंने, ठीक, कॉन्गो नदी के आसपास का क्षेत्र में है। तो फिर अगला देश कौन सा है, मोरक्को। मोरक्को का कैपिटल राबात है, ठीक है। मोरक्को, यहीं से इब्न बतूता इंडिया आया था। तो मोरक्को कहाँ है, तो नॉर्थ में जो आप देखे थे स्पेन और इसी के मोरक्को जो देश है इसी के बीच में जिब्राल्टर स्ट्रेट था। तो इसका कैपिटल है राबात। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर यहीं पर है। एटलस माउंटेन इस देश में भी आता है। और क्लोजेस्ट अफ्रीकन कंट्री टू यूरोप, तो ये सबसे मतलब जो यूरोपियन कंट्री है, स्पेशली अगर बोले तो स्पेन, उससे ये सटा हुआ है, ठीक। फिर अगला कौन सा देश है, तंजानिया। इसका कैपिटल है डोडोमा। तंजानिया क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर माउंट किलीमंजारो जो कि हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका यहीं पर है, ठीक। फिर सेरेनगेटी नेशनल पार्क यहीं पर है, ठीक। अगला देश कौन सा है, घाना। घाना का कैपिटल आकरा, ठीक है, घाना का कैपिटल आकरा। और इस जो घाना देश है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। तो देख लेते हैं इनको मैप पर कहाँ पर है। और एक चीज याद रखिएगा कि जो घाना है ये क्यों, यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होता है, कोकोआ। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोकोआ का प्रोड्यूसर है घाना देश, ठीक। तो इन 3 देश को अब हम लोग मैप पर देखते हैं, फिर आगे देखेंगे कौन सा कंट्री है। तो मोरक्को, तंजानिया और घाना को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रहा आपका मोरक्को देश, ठीक है। और ये यहाँ पर रहा आपका स्पेन, इधर है पुर्तगाल, ठीक है, इसके बगल में स्पेन है। यहाँ पर रहा आपका जिब्राल्टर स्टेट, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा जिब्राल्टर स्टेट के बारे में, कि इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का द्वार कहते हैं, गेटवे ऑफ मेडिटेरेनियन सी। और दूसरा क्या कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। तो मोरक्को देश देखिए यहाँ पर मोरक्को देश रहा, ठीक है, क्लोजेस्ट टू यूरोपियन कंट्रीज है। और इसका जो कैपिटल है राबात इस जगह पर है, ठीक है, जो कि कोस्ट से सटा हुआ है। तो मोरक्को भी देख लिए हम लोग तो मोरक्को भी देख लिया हम लोग। अब कौन सा देखे थे, तंजानिया। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रहा आपका तंजानिया देश, ठीक है, जो कि जहाँ पर माउंट किलीमंजारो है, ठीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कंटिनेंट। इसका कैपिटल तो यहाँ पर डोडोमा आप देख रहे हैं, यहीं पर इसका कैपिटल है। और तंजानिया एक देश है, मतलब जो विक्टोरिया लेक आप लोगों ने देखा था वो किस किस देश में फैला हुआ था, तो केनिया, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया में यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये लेक है इसमें फैला हुआ है विक्टोरिया लेक। उसके बाद टांगनयिका झील जो था ये भी इसका एक तरह से बोले तो तंजानिया और डीआरसी जो है
कॉन्गो प्रजातांत्रिक राज्य या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका बॉर्डर बना रहा है। ठीक, कौन सा लेक? टांगनिका लेक। ठीक, तो तंजानिया के बारे में इतना ही देखना था। उसके बाद घाना देखे थे हम लोग। तो देखिए घाना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रहा घाना। ठीक है, तो घाना देश, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। गोल्ड कोस्ट के नाम से इसको जाना जाता था, पहले का नाम पूछा जाता, याद रखिए। और अच्छा, इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से क्यों जाना जाता था? तो यहाँ पर जो पहले यूरोपियन ट्रेवलर्स आते थे, तो उनको इसके कोस्ट के एरिया में जो सॉरी यहाँ पर इसके कोस्ट के एरिया में उनको गोल्ड का डिपॉजिट मिलता था। ठीक है, जिसको वो आसानी से मिल जाता था इस पे, और ज्यादा मात्रा में मिल जाता था, इसलिए इसको इस प्लेस को उन लोगों को ने नाम क्या दे दिया था? गोल्ड कोस्ट। ठीक है, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज हो गया और घाना, अब इसको जानते हैं घाना के नाम से। इसका कैपिटल देख रहे हैं यहाँ पर, आकरा कैपिटल इसका। और किस लिए फेमस है? ये कोकोआ के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक, कोकोआ आप लोगों को मालूम होगा कि चॉकलेट जो बनता है उसमें कोकोआ का यूज होता है। ठीक है, अब गोल्ड कोस्ट भी हम लोगों ने देख लिया। अब अगला देश देखते हैं कौन सा है। देखिए यहाँ तक हम लोगों का हो गया है। तो अगला देश कौन सा है? तो युगांडा। ठीक, युगांडा देश, इसका कैपिटल क्या है? कंपाला, याद रखिएगा, पूछता है। और लेक विक्टोरिया इसमें भी आता है। अब तीसरा क्या है इसके बारे में? कि सोर्स रीजन ऑफ व्हाइट नील। ठीक, तो व्हाइट नील जो है, जो अब देखे थे कि व्हाइट नील जो निकल रहा था, कहाँ से निकल रहा था? तो लेक विक्टोरिया से ही निकल रहा था। तो विक्टोरिया लेक 3 देश में फैला था, एक तंजानिया, दूसरा युगांडा और तीसरा केनिया में। तो जो युगांडा रीजन में जो लेक विक्टोरिया का पार्ट था, वहीं से निकलता है व्हाइट नील। ठीक है, श्वेत नील नदी। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगला देश कौन सा है? जाम्बिया। जाम्बिया का कैपिटल लुसाका है। ठीक, विक्टोरिया फॉल हम लोगों ने देखा था कि जो जाम्बेजी रिवर थी वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर चल रही थी। और इसी बॉर्डर पे हम लोगों ने क्या देखा था? 3 चीज देखा था। एक तो देखा था कि विक्टोरिया फॉल देखा था, दूसरा देखा था कौन सा? करीबा झील देखा था, उसके बाद करीबा बांध देखा था। ठीक, तीनों इसी पर था, इसी रिवर पर। तो जो ये जो विक्टोरिया फॉल है वो इन दोनों के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ठीक, किस रिवर पर? तो जाम्बेजी रिवर पर। ठीक है, इसके बारे में इतना ही जानना है। और तीसरा क्या? कि कॉपर माइनिंग यहाँ पर होता है। फिर अगला कंट्री कौन सा है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे है। विक्टोरिया फॉल और ग्रेट जिम्बाब्वे रेंज वहाँ पर देखा जाता है। तो अब ये बचे हुए 3 देश को हम लोग जल्दी से मैप पर कवर कर लेते हैं। युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। देखिए यहाँ पर है हम लोगों का युगांडा। देखिए यहाँ पर युगांडा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो लेक विक्टोरिया है, इसमें थोड़ा सा इसमें भी फैला हुआ, और यहीं से निकलता है व्हाइट नील रिवर। ठीक है, यहीं से निकलता है व्हाइट नील रिवर, इसी रेंज से, युगांडा से। और इसका कैपिटल आप देख रहे हैं कंपाला, इसका युगांडा का कैपिटल। ठीक है, तो युगांडा देख लिया। अब देखिए जाम्बिया और जिम्बाब्वे देखना हम लोगों को। तो यहाँ पर रहा जाम्बिया और यहाँ पर रहा जिम्बाब्वे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जाम्बेजी रिवर है, ये रहा जाम्बेजी रिवर। और यहाँ पर देखिए करीबा झील है, और जस्ट यहाँ पर करीबा बांध है। ठीक है, करीबा डैम है। ठीक, तो हम लोगों का जितना भी हम लोगों ने देश देखा, टोटल 15 देश हम लोगों ने कवर किए। और जितना भी पीपीटी में मैंने इंक्लूड किया था सारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है। देखिए मैंने एक मैप लगाया था जिसमें हम लोगों को देखना था जो इंडियन ओशियन में आइलैंड्स हैं उनके बारे में जानना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। ठीक है, और गलती कर देते हैं। तो इसलिए स्पेशली इसको एक सेपरेट ढंग से हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी इंडियन ओशियन में आइलैंड है, स्पेशली जो अफ्रीका कंटिनेंट के पास में है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेडागास्कर। मेडागास्कर, इसका कैपिटल क्या है?
अंटाना रिवो इसका कैपिटल है। ठीक, अंटाना नारिवो कैपिटल है। वर्ल्ड वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड, मतलब कि दुनिया में जितने भी आइलैंड हैं उसमें इसका जो स्थान है वो चौथा है। किस मामले में? तो एरिया वाइज में। ठीक, तो इसका लोकेशन आपको मैंने पहले भी दिखाया, और यहाँ पर देखिए ये रहा मेडागास्कर। ठीक, अंटाना नारिवो इसका कैपिटल है। मोजाम्बिक चैनल इसको अलग करता है अफ्रीका के मेनलैंड से। ये रहा मोजाम्बिक देश। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर मॉरिशस के बारे में भी एग्जाम में बहुत आता है। तो मॉरिशस का सबसे पहले तो कैपिटल देखते हैं क्या है। तो मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर देखिए लिखा होगा मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस। आइलैंड नेशन है जो कि मेडागास्कर से 900 किलोमीटर ईस्ट की साइड में है। ठीक है, मॉरिशस, ये रहा मॉरिशस। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं रॉड्रिगस, ये भी एक देश है जो कि मॉरिशस का ही पार्ट है। ठीक, फिर अगला कौन सा आइलैंड नेशन है? रियूनियन। ठीक है, रियूनियन आइलैंड इसको बोलते हैं। और ये किसका पार्ट है? तो ये फ्रांस का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रांस कहाँ पर है। ठीक है, इधर है फ्रांस मतलब उस साइड में है। और उसका देखिए टेरिटरी वो कहाँ पर रखा है, कब्जा करके रखा है यहाँ पर। ठीक, तो और एक चीज देखिए यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं चागोस आर्कीपेलागो। ठीक है, इस पर मतलब अभी जो इसको कब्जा करके रखा था या है अभी भी, वो कौन रखा है? यूके। ठीक है, लेकिन मॉरिशस बोलता है कि ये हमारा पार्ट है। और पहले भी मैंने बताया कि इस मैटर को लेके ये दोनों देश का जो केस है वो कहाँ चल रहा था? आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिसमें कि हाल ही में 2025 में जो जजमेंट पास किया गया है कि जो ये चागोस आर्कीपेलागो है इसको यूके जो है मॉरिशस को लौटा दे। ठीक, और इसी डिसीजन को जो ट्रम्प है उसने क्या कहा था? मूर्खतापूर्ण कहा था। इसको लेकर ये अभी न्यूज में था। तो इसका कैपिटल देख लेते हैं। चागोस आर्कीपेलागो का कैपिटल क्या है? डियागो गार्सिया। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने ये भी देख लिया। और देखिए अभी यहाँ पर देखना है सोकोत्रा भी एक आइलैंड है जो कि यमन का पार्ट है। याद रखना, सोकोत्रा यमन का पार्ट है। और कहाँ पर है? इंडियन ओशियन में। ठीक, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं सेशल्स भी आइलैंड है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और सेशल्स का कैपिटल क्या है? तो विक्टोरिया। हम लोगों ने पहले भी देखा था कि इसका कैपिटल कहाँ है? विक्टोरिया है। ठीक, विक्टोरिया। ठीक, ये भी देख लिया हम लोग। तो और कौन सा बचा? सारा हो गया और कुछ भी नहीं रहा। तो अभी यहाँ पर देखिए कुछ कुछ क्विक फैक्ट हैं, देख लेते हैं जल्दी से। मेडागास्कर लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीका है और वर्ल्ड में इसका 4th पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में देखे तो। इंडियन ओशियन का भी देखे तो ये लार्जेस्ट आइलैंड रहा। और उसके बाद देखिए मॉरिशस, स्मॉल आइलैंड नेशन है मॉरिशस। ठीक, इसका कैपिटल क्या था? पोर्ट लुइस। फिर चागोस आर्कीपेलागो ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है, लेकिन अब इसको लौटाना है किसको? मॉरिशस को। फिर सेशल्स आइलैंड नेशन ऑफ मॉरिशस, मतलब आइलैंड नेशन जो कि मॉरिशस के नॉर्थ में है। ठीक, फिर रीयूनियन जो कि फ्रांस के कंट्रोल में है। उसके बाद रेड्रिगस पार्ट ऑफ मॉरिशस है, सोकोत्रा पार्ट ऑफ यमन। तो ये जितने भी आइलैंड थे वो पूरा कवर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसको कवर करने से पहले एक चीज हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन बनता है इससे कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका के किस किस देश से वो मतलब बाउंड्री टच होता है भूमध्य सागर में। तो उस देश को आपको याद रखना। सबका नाम देखिए, सबसे पहला वेस्ट साइड से देखे तो सीक्वेंस में मोरक्को है, फिर अल्जीरिया है, फिर ट्यूनिसिया है, उसके बाद लीबिया है। ठीक, और फिर मिस्र है। मतलब टोटल 5 देश हैं अफ्रीका कंटिनेंट का जो कि भूमध्य सागर से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में जिसका बाउंड्री टच होता है। कौन कौन सा? फिर से रिपीट कीजिए। मोरक्को, ठीक, फिर अल्जीरिया, उसके बाद ट्यूनिसिया, उसके बाद लीबिया और फिर मिस्र। ठीक है, ये 5 देश आप लोगों को याद रखना है जिसका बाउंड्री टच होता है।
फिर और हम लोगों को क्या देखना था कि देखिए मसाई ट्राइब, देखिए ये जो आप रीजन देख रहे हैं तंजानिया केन्या, इस रीजन में क्या पाया जाता है, तो मसाई ट्राइब पाया जाता है, जो कि एग्जाम में आता है। ठीक है, कि मसाई जो ट्राइब है वो किस देश के हैं, तो वो तंजानिया और केन्या में पाया जाता है। और एक चीज याद रखना कि जो सवाना ग्रास लैंड है वो एक तो पहले किस तरह का ग्रास लैंड है, तो वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ठीक है, जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, तो इसी जो केनिया तंजानिया इसी रेंज में, अब इसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा सवाना ग्रासलैंड ऐसे। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड यहाँ पर फैला हुआ है। तो मसाई ट्राइब भी हम लोगों ने देख लिया। और हम लोगों को देखना था, देखिए जो ये डेजर्ट है, 3 डेजर्ट हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं जल्दी से, कहाँ कहाँ पर है इसका लोकेशन देख लेते हैं। ठीक, 3 डेजर्ट देखना था हम लोगों को, एक सहारा, फिर दूसरा नामीब और तीसरा कालाहारी डेजर्ट। देखिए यहाँ पर रहा सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा डेजर्ट जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट है, और लीबिया पूरा देश इसी में मतलब इसी में पूरा लीबिया कवर हो जाता है। ठीक, ये रहा सहारा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए नामीब मरुस्थल, नामीबिया में है ये नामीब मरुस्थल। ठीक, और फिर कौन सा देखना था, तो कालाहारी मरुभूमि। देखिए यहाँ पर जस्ट यहाँ नामीब मरुस्थल है नामीबिया में, और फिर कालाहारी मरुभूमि, कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है, और ये किस देश में है, इस जगह पर बोत्सवाना देश में ये पड़ता है, कालाहारी मरुभूमि। ठीक, तो ये तीनों हो गया हम लोगों का कवर। तो अब लगभग हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो और देखते हैं क्या बच गया है इसमें। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि यहाँ पर लाल सागर है, स्वेज नहर है, और फिर यहाँ पर काहिरा जो है वो नील नदी के किनारे पड़ता है, इसका मिस्र का जो है काहिरा शहर। उसके बाद देखिए पोर्ट सईद यहाँ पर इस जो नॉर्थ साइड में, स्वेज नहर के नॉर्थ साइड में पोर्ट सईद है। ठीक, तो इसमें देखिए एक चीज आपको स्वेज नहर के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है। ठीक, तो देखिए स्वेज नहर, सबसे पहले तो इसका मतलब ये इसका उद्घाटन कब हुआ, या बोल सकते हैं कि ये ट्रेड के लिए ओपन कब हुआ था, तो कब हुआ था 1869 में इसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है इसके बारे में कि इसका लेंथ कितना था, आपको याद रखना है 168 किलोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, और अगला फैक्ट इसमें पूछा, ठीक, और अगला इससे रिलेटेड फैक्ट ये पूछा जाता है कि हाँ देखिए इस यहाँ पर ग्रेट बीटर लेक भी है। ठीक है, यही जैसे कि ऐसे स्वेज नहर है, तो ये ग्रेट बीटर लेक से होते हुए क्रॉस करती है। ठीक, तो इसमें एक ये हो गया ग्रेट बीटर लेक। ठीक, इसको नॉर्थ और इसको साउथ वाला बोलते हैं, साउथ में है ग्रेट बीटर लेक, यहीं पर है। ठीक, और एक पोर्ट है, दो असल में 2 पोर्ट है। तो देखिए जो इसका नॉर्थ साइड में जो जो स्वेज कनाल का नॉर्थ साइड में जो पोर्ट है उसका नाम है पोर्ट सईद, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पोर्ट सईद। और जो साउथ साइड में जहां से स्टार्ट होता है, इस साइड में कौन सा पोर्ट है, तो पोर्ट स्वेज। ठीक है, ये दोनों पोर्ट है, मतलब कि स्वेज पोर्ट से होते हुए पोर्ट सईद में आकर खत्म हो जाता है, और फिर यहाँ से भूमध्य सागर में एंटर कर जाती है शिप्स जो भी पास करती है यहाँ से। तो इतना काफी है स्वेज नहर के बारे में। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब लगभग सब कुछ तो हम लोगों ने कवर कर ही लिया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, जितना भी था फैक्ट सब कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है। देखिए केप वर्दे यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि इस साइड में है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं केप वर्दे आइलैंड्स, यही है केप वर्दे आइलैंड्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं, तो ये इस साइड में है, याद रखना आपको। तो लगभग सब कुछ हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, ये भी कर लिया। अब देखिए लास्ट में मैंने कुछ फैक्ट इंक्लूड किया है स्पेशली रिवीजन के पर्पज से, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको लास्ट में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी एक बार देख लेते हैं। लार्जेस्ट कंट्री, देखिए जो पढ़ा हम लोगों ने पीछे बस उसी को कंपाइल किया, उसमें जो बहुत बार फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आता है उसको लास्ट में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री कौन सा था, अल्जीरिया। मोस्ट पॉपुलस कंट्री नाइजीरिया, याद रखना पूछता है। ठीक है, ये दोनों मैंने क्वेश्चन में देखा है प्रीवियस ईयर में बहुत बार।
फिर तीसरा क्या है, हाईएस्ट पीक इसका क्या है, माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ठीक। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, नील रिवर। लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट, ठीक। लार्जेस्ट लेक लेक विक्टोरिया। और जो अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, आदिस अबाबा जो कि इथियोपिया का कैपिटल था, ठीक। फिर 3 कैपिटल कंट्री, साउथ अफ्रीका था, ठीक है। उसके बाद एटलस माउंटेन 3 देश में फैला था, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया 3 देश में फैला हुआ था, ठीक। और लेक विक्टोरिया कहाँ कहाँ पर है, किस देश में, तंजानिया में, युगांडा यहीं से निकल रहा था व्हाइट नील, और फिर केनिया 3 देश में है लेक विक्टोरिया। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश आता है, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी, सीड से हम लोगों ने याद किया था, ठीक है। तो हम लोगों का जितना भी अफ्रीका कंटिनेंट से रिलेटेड जितना भी फैक्ट्स था, जो भी देखना था हम लोगों को, सब कुछ कवर कर लिया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोगों का टोटल 3 कंटिनेंट कवर हो गया। अब अगले कंटिनेंट में हम लोग कौन कौन सा बचा, देखिए ऑस्ट्रेलिया बचा है, फिर यूरोप बचा है, और एशिया बचा है। उसके बाद हम लोग कुछ जो अंटार्कटिका है उसके बारे में भी कवर कर लेंगे, ठीक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग टोटल 7 वीडियो में जो अपलोड करने वाला हूँ सबको आप बस एक बार देख लीजिएगा, आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में। और हाँ, लेट भले हो जाता है हमको वीडियो अपलोड करने में, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा कि जितना भी कंटिनेंट का वीडियो है मैं कंप्लीट कवर करूंगा, और कंप्लीट सारा वीडियो को मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने से अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।